जो कह रही नमस्कार। चलिए करते हैं बातचीत। होली मना ली आप सभी ने? ठीक है भाई। ऑनलाइन वाले सभी साथियों को नमस्कार। और जिन जिन साथियों ने ये सोच रखा था होली के बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, तो ले भाई होली का काम भी हो गया है। अब सोच लो, अब कोई नया कोई त्योहार अगर कोई नज़दीक आ रहा हो तो उस पर डाल दो बात, नई साल से पढ़ेगा। तो ये एक टेंडेंसी रहती है, मतलब एक चलन प्रचलन है ही ये बच्चे का। चलो आज आपको एक चीज़ सिखाता हूँ मैं। एक तो होता है ना एक्सक्यूज, आदमी बहाना करता है किसी भी चीज़ का। मान लो आपको कहीं जाना है, नहीं जाना है, पढ़ाई करनी है, नहीं करनी। एक तो आदमी के पास क्या कोई बहाना होता है, उसने बहाना कर दिया। उस बहाने का क्या उसे पता होता है कि मैं ये बहाना बना रहा हूँ। ये तो उसको पता होता है कि भाई मैं ये काम के लिए हाँ कर रहा हूँ या ना कर रहा हूँ, ये मेरा बहाना है और मुझे पता है इस बात का। ये तो हो गया एक्सक्यूज, बहाना। और एक होता है इंटेलिजेंट एक्सक्यूज, पढ़ा था मैंने किसी किताब में। इंटेलिजेंट एक्सक्यूज क्या होता है कि इसका उस व्यक्ति को भी नहीं पता होता जो वो प्रयोग में ला रहा होता है। बहुत बढ़िया चीज है ये। और 100 में से 90 लोग इसी का शिकार है, खास तौर पर वो जिसने अपने जीवन में कोई योजना बना रखी है। ये बात सिर्फ स्टूडेंट पे लागू नहीं होती, मुझ पे भी लागू हो सकती है। मान लो जो पढ़ा रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, हर व्यक्ति पे लागू होती है। परिवार में भी किसी व्यक्ति पे लागू हो सकती है। इंटेलिजेंट एक्सक्यूज चीज क्या है? देखो, एक्सक्यूज का पहले तो एक्सक्यूज का अर्थ समझ में आना चाहिए। एक्सक्यूज का तो कॉमन सा मीनिंग क्या है कि भाई आपने किसी बात को टाल दिया कि यार नहीं पढ़ रहे, अभी बाद में पढ़ेंगे। मतलब आपको पता है कि आपका अभी पढ़ने का मन नहीं है, आपने साफ मना कर दिया कि यार अभी नहीं पढ़ेंगे, होली के बाद पढ़ेंगे, दीपावली के बाद पढ़ेंगे, या अभी 2 महीने नहीं पढ़ेंगे, या अभी कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे। जो भी कोई भी बात हो सकती है। अभी मैं यार उस मीटिंग में नहीं जा रहा, अभी मैं खाना नहीं खा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर, बहाना। इसका क्या आपको पता होता है। अब आता है दूसरा जिसे कहते हैं इंटेलिजेंट एक्सक्यूज। इसकी दिक्कत क्या है कि इसका उस व्यक्ति को नहीं पता होता जो प्रयोग में इसको ला रहा है। और ये होता कैसे है? इसमें क्या आपके पास कोई ना कोई कारण होता है जो आपने बना रखा होता है। जैसे मान लीजिए कोई आपको पढ़ाई करनी है, जैसे अभी मान लो आप ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हो, आपने पढ़ना होता है। तो एक इंटेलिजेंट एक्सक्यूज क्या है? अभी तो वैकेंसी नहीं है, अभी तो कोई वैकेंसी है ही नहीं, नज़दीक में कोई वैकेंसी दिखाई नहीं दे रही। अब वैकेंसी आएगी उसके बाद देखेंगे यार क्या रहता है, क्या क्या पता सिलेबस में कोई हेर फेर कर दे, पेपर का पैटर्न है वो बदल दे। सब काल्पनिक बातें चल रही होती हैं, हाइपोथेटिकल सेंटेंस, जिनमें वर्ब कौन सी लगेगी? वर, जिनका कोई रियलिटी से लेना देना नहीं होता। अच्छा, इसका क्या आपको शायद पता नहीं होता कि आप ये बहाना बना रहे हो, क्योंकि आपके पास पूरे पुख्ता सबूत है। नहीं है वैकेंसी तो नहीं है, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। दूसरा, वाकई में क्या पता कोर्स में चेंज कर दे, क्या कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई, कोर्स में कब हेर फेर कर दे, कोई इसका कारण नहीं। कोई आपको दरकिनार नहीं कर सकता इस बात को लेके कि क्यों नहीं वैकेंसी, आई हुई है। आप कह सकते हो कहाँ है। वहां व्यक्ति क्या गलती कर जाता है, ये भूल जाता है बिल्कुल ही कि अगर जो वैकेंसी नहीं है तो तू क्लास में कर ही क्या रहा है। जो वैकेंसी नहीं है तो तू घर से यहाँ हर महीने के 5-10 हज़ार रुपए का मिनिमम खर्चा मेरे हिसाब से आपका पड़ रहा होगा। कोचिंग वोचिंग के अलावा बता रहा हूँ, रहने खाने खर्चे जो रहते हैं आजकल 10,000 रुपए का शायद जहाँ तक एक लगभग क्राइटेरिया हो गया। चाहे बच्चे को किसी तरीके की कोई बाहर की चीज़ें पसंद है चाहे नहीं है, तो भी लगभग उसका 10-1 हज़ार रुपए के आसपास का खर्चा पड़ जाता है। इससे कम में अगर कोई अपना यहाँ पे एडजस्ट करे बैठा है तो वो बहुत बढ़िया है भाई, अच्छा खासा मैनेजमेंट उसने कर रखा है। अगर वो 9,000 रुपए में भी रह रहा है ना, तो आप ये मानकर चलिए 1,000 रुपए आप बाकी बहुत सारी जनता से बचाए हुए हो। ये मैंने देखा, क्योंकि देखो मैं तो चलो फिर भी पढ़ा रहा हूँ इस शहर में। मैं भी कोई टाइम पे स्टूडेंट के तौर पे ही रहा था, यूनिवर्सिटी में मैं रहा, हॉस्टल में रहा, मतलब रूम लेके रहा, फ्लैट लेके रहा, हर तरीके से पीजी, सारे तरीके जो होते हैं ना सब मैंने करके देखे हुए हैं। तो मुझे पता है कि एक जनरल जो खर्चा होता है वो कितना। तो मेरे टाइम पे वो 5,000 रुपये था, और 5,000 रुपये जिसके पास महीने के घर से आ जाया करते थे तो मतलब बढ़िया व्यवस्था है उसके पास, घर पे भी ठीक ठाक माहौल है उसके, और खर्चा करता है। और लोगों में भी, लोगों का मतलब आम जो 2-4-5 दोस्त उसने बना रखे होते उसमें भी ये रहता है कि पैसे वाला आदमी है इसके पास कोई व्यवस्था। अब वो क्राइटेरिया जो है वो जा रखा है 10,000 तक। 10,000 रुपये आप अपने परिवार से मांग सकते हो या रहने खाने खर्चे के, ज़्यादा भी हो सकते हैं पर मिनिमम। इससे कम में कोई रह रहा है साथ ही ठीक रह रहा है भाई, वो बढ़िया, उसने कहीं ना कहीं अपना मैनेजमेंट है जो सही बिठाया हुआ है। पर चलिए बात पैसों की नहीं देखी दोस्त, पैसा आदमी को अपने भविष्य के लिए लगाना ही पड़ता है। आप वो यहाँ पे पैसे लगा रहे हो क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हो।
शौकीन तौर पर यहाँ पे खर्च करने नहीं आए हो। हर व्यक्ति का एक पैसे को लेकर मुद्दा रहता ही है। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ आपके पास, अगर आप उस इंटेलिजेंट एक्सक्यूज के शिकार हैं, और जिसका क्या पता होता नहीं बच्चे को कि मैं शिकार हूं क्या इस बीमारी का, हो सकते हो आप। इसमें क्या आपके पास बड़े अच्छे अच्छे कई कारण रहते हैं, किसी भी विषय को भी ना पढ़ने के, या कोई आपने योजना बना रखी थी उसे इंप्लीमेंट भी नहीं करने के। अगर आपने ऐसा कोई कारण बना रखा है ना, तो दोस्त इसमें क्या आपको किसी दूसरे को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इंटेलिजेंट एक्सक्यूज इतनी घातक बीमारी है कि इसका शिकार भी आप ही हैं और इलाज करने वाले भी आप ही हैं। और किसी चीज के लिए मैं आपको मोटिवेट कर सकता हूं, डरा सकता हूं, समझा सकता हूं, बता सकता हूं। इस चीज के लिए क्या आपको डराया समझाया नहीं जा सकता। ना इसकी कोई जांच होती कि ये जांच करवा लेते हैं, फिर पता चल जाएगा कि इसके इंटेलिजेंट एक्सक्यूज वाली बीमारी है कि नहीं है। इसका भी कोई इलाज नहीं, कोई नहीं आएगी रिपोर्ट में, कहीं नहीं आएगी। ये सिर्फ उसी को पता हो सकती है, ये जो बच्चा सेंसिटिव हो, जिसे पता चल जाएगा तू काफी समय से बहाने बना रहा है और सॉलिड बहाने हैं। तो आपसे निवेदन है मेरा, आप जितने भी साथी हैं सब मेरे भाई, देखो छोटे भाई बहन समान हुआ। जो वर्तमान जो अभी समय चल रहा है और आगे 2-4-5 साल में और जो चलने वाला है वो है अर्थयुग। अर्थयुग का मतलब है कि आपका अगर मीनिंग कुछ है तो ही आपकी लोग कुछ बात सुनेंगे, नहीं तो आपका सुनने वाला व्यक्ति आपको, देखो माता पिता जो होते हैं ना, इनका कर्तव्य है, इन्होंने आपको पैदा किया है, इनका कर्तव्य है आपकी हर एक बात को टैकल करते रहने का। ये आपका साथ कभी जीवन भर नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी कह देंगे पर जीवन पर्यंत आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद के जितने भी रिश्ते हैं वो सब आप अपने खुद के दम पर बनाते हो। और आपके पास अगर कोई व्यवस्था नहीं होगी, और व्यवस्था का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता भाई, ज्ञान भी होता है। एक व्यक्ति जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, ज्ञान नहीं है, वो एक ज्ञान वाले व्यक्ति को अपने साथ रखता है कि यार मेरे पास पैसा बहुत है। आपको पता है ऐसा एक मामला चलता है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, उन्हें पैसा खर्च करना नहीं आता, यूटिलाइज नहीं करना आता कि यार पैसे को कहाँ लगाए, इन्वेस्ट कहाँ करें, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं ना। तो एक ऐसे व्यक्ति को हायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उन्होंने आपको हायर किया कि यार ये व्यक्ति जो है इसे ये स्कीम पता है कि 100 के 1000 रुपये कैसे बनवाए जाते हैं। वो आपको रख लेंगे कि भाई तू एक काम कर, हर महीने के मुझसे 50 रुपये ले ले सैलरी, और मेरे 100 रुपये का तेरा काम क्या, खाली क्या बताने का कि मैं मेरे 100 रुपये कहाँ इन्वेस्टमेंट करूं जहां से मुझे और फायदा मिलता रहे। मेरे पास पैसा है पर मुझे इसका प्रयोग करना नहीं आता। आपके पास ये कला है पर आपके पास पैसा नहीं था, तो आप क्या कर रहे हो, उसके पास जॉब कर रहे हो। तो इसलिए निवेदन आप सभी साथियों से, देखो जितने आप बैठे हो सभी टीचर बन जाओगे, सभी की सरकारी नौकरी लगेगी, ये मेरे को नहीं पता। मेहनत सारे कर रहे हो, जो ढंग से ट्रैक पे रह के मेहनत करेगा 100% लगेगा, इसमें भी कोई फिर वो चाहे आप सारे ही क्यों ना हो, सभी लग सकते हो। पर झूठी बात का प्रैक्टिकल बात करते हैं, अपने तो व्यवहारिक बात करते हैं। दुनिया भर में सारे तो नौकरी लगने से रहे, कुछ काम भी करेंगे, व्यापार भी करेंगे, अलग अलग काम करेंगे। यहाँ से बाहर निकलने के बाद आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, इसकी जिम्मेदारी किसी की भी नहीं है आपके अलावा। तो मैं आपको कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं दे रहा, कोई मैं आपको मतलब एक होता ना कि आपको कोई भावनात्मक रूप से दबाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूं, या तो समय रहते एकदम से समझदार बनने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर का चाइल्डहुड खत्म नहीं होना चाहिए। मनोरंजन करने की जो जो आपकी लिमिट्स हैं, क्षमताएं हैं, करिए। पढ़ना है पढ़िए, मनोरंजन करना है करिए, मूवीज का शौक है देखिए, खेलने का शौक है खेलिए, जो काम करना है जिसमें आपका है। क्योंकि देखो आप करोगे नहीं तब तक आपको पता भी तो नहीं चलेगा ना कि कौन सी बात में कितना दम है। करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये चीज आपके लिए बनी है या नहीं बनी, फिर आप उस चीज से पीछे हट जाओ। अगर आपको लगे कि यार ये आपके हिसाब से नहीं है, ठीक नहीं है, आपके परिवार के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, समाज के लिए ठीक नहीं है, आपको ठीक ठाक नहीं लगे छोड़ दो। लगे कि नहीं मैं तो बना ही इसी काम के लिए हूं, करते रहो। भविष्य बताएगा ये बातें, तो ना मैं आपको समझा सकता ना आप मुझे। सारे काम मैंने भी कर कर आके देख लिए, फिर मुझे लगा, मैंने कहा ये चीज अपने लायक है, ये चीज अपने लायक नहीं है। तो जो लायक थी उनको ले लिया और जो लायक नहीं थी उनको छोड़ दिया। भाई एक बार कर कर आके देख लिया कि यार ये चीज ठीक नहीं है। तो ये हर व्यक्ति की अलग अलग परिभाषा है। स्टूडेंट के लिए जरूरी नहीं है कि हर स्टूडेंट हो तो इंटेलिजेंट ही होगा, माता पिता का कह नहीं मानेगा, गुरुजनों का कह नहीं मानेगा। हर प्रकार के बच्चे हैं। क्या मैं हर किसी की बात मानता हूँ? आपको भाषण देके जा रहा हूँ, 1 घंटे बाद हो सकता है मैं किसी को धमका रहा हूं, हो सकता है कोई मेरे गला पकड़े बैठा, क्या बता। तो प्रैक्टिकल है जीवन, कुछ भी हो सकता है इसमें। पर सामान्य सी बात यह है, आप सभी से निवेदन है, होली के तुरंत बाद ये सलाह क्यों दे रहा हूं आपको, क्योंकि इस टाइम पे क्या है, आपका वो माहौल सा भी बना हुआ नहीं है। कई घर पे गए नहीं होंगे, कई घर पे गए हैं, सबका अपना अपना हिसाब किताब रहा होगा।
खास तौर पे उन साथियों के लिए है जिन्होंने ये सोच रखा था कि होली के बाद ये काम करेंगे। तो दोस्त होली गई, इसके बाद एक नया और त्योहार आएगा, वो भी चला जाएगा, यकीन मानो आप। यूं निकलते हैं दिन, पता ही नहीं चलता। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा आज के बाद आप टारगेट ऐसा बना लो कि 8 घंटे पढ़ोगे, एक 10 घंटे पढ़ोगे, मुझे नहीं पता कौन कितना पढ़ेगा, क्योंकि सबके अपना अपना पोटेंशियल होता है। किसी से 1 घंटे लगातार बैठकर पढ़ाई नहीं करी जाती, पर वो आधे आधे घंटे करके जोड़ जोड़ा के और लास्ट में 5 घंटे बना लेता होगा। तो आपकी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं पे काम करिए, दिमाग पर जोर डालिए, शारीरिक प्रोग्राम पे नहीं। आदमी कई बार क्या होता है, अपने आप को इतना पुश करता है फिजिकली कि अब बस मेरे को तो बैठ के पढ़ना ही है 2 घंटे लगातार, मुझे भाई सिटिंग पावर बढ़ानी। नहीं दोस्त, तो अगर तेरे से पार नहीं पड़ती, लगातार बैठे रहने की तेरे में क्षमता नहीं है, तो एक काम कर, मानसिक तौर पर अपने आप को पुश कर कि जो चीजें लोग 2 घंटे में याद करते हैं ना, तो आप कमांड दे दो, मेरे से तो आधे घंटे पढ़ा जाता है, तो मैं वो 2 घंटे वाला काम कितनी देर में कर दूं, आधे घंटे में कर दूं। धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। ये स्कीम अपना लो। कौन कह रहा है तुम्हें 2, 5, 7 घंटे बैठ के पढ़ो? डरवा मत करो उन लोगों से जो 10-10 घंटे लगातार पढ़ रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता है उनकी क्षमता इतनी है कि वो 1 घंटे का मैट्रिक कितने घंटे में याद कर पा रहे हो, 10 घंटे। हो सकता है ये भी संभव। आपको लगे कि आपका दिमाग इतना फार्जेंट है कि तुम 10 घंटे वाला प्रोग्राम कितने घंटे में कर सकते हो, 2 घंटे। पर भाई कम पढ़ लो, पर रोज पढ़ लो। तो ये था मेरी तरफ से आज का आपको मोटिवेशनल स्पीच। व्यवहारिक बनिए, परिवार के साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि काम अंततो गत्वा आपके पता है क्या चीज आने वाली है। ये जो आपने नोट्स वगैरह ये जो बनाते करते हो ना आप, यही चीजें हैं जो आपका लास्ट तक साथ देगी, यकीन मानिए आप इस बात का। आर्थिक तौर पर आप बड़े अच्छे हो सकते हैं, आपका परिवार बड़ा अच्छा हो सकता है। एक साथी कोई ऐसा भी होगा जिसका आर्थिक तौर पे कोई हिसाब किताब ज्यादा नहीं है, सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है भाई। लेकिन यकीन मानिए आपकी पहचान आपसे ही होगी। मैं आर्थिक तौर पे मैं अपने माता पिता के एक कोई वो नहीं थी मेरे कि ये करूं वो करूं, कोई जॉब लगनी है कि नहीं लगनी है, कुछ नहीं था। पर एक समय के बाद मुझे एहसास हुआ, मैंने कहा यार माता पिता वाली व्यवस्था तो फिर पड़ी है, वो तो कहीं नहीं जाने वाला मामला, अपने ही नाम पे है वो तो स्कीम। पर खुद के क्या हिसाब किताब है, पर्सनली मुझे कौन जानता है, किस हिसाब से जानता है। आप उस पर काम करिए, जरूरी नहीं है सब नौकरी लगेंगे, सबका अपना अपना ट्रैक हो सकता है, पर काम करिए दोस्त, ठीक है। तो इसलिए भावनाओं में ज्यादा मत में, आप इतना सीरियस भी मत हो। मैंने एक सामान्य बात करिए, आज मैंने बोल दी, 6 महीने बाद कोई और बोल देगा। हो सकता है साल 2 साल बाद आप खुद यही बात अपने आप से कर रहे हो कि यार करना तो पड़ेगा कुछ न कुछ काम, और ऐसे तो पार नहीं पड़ेगी। तो वो मेरे वाले ही सेंटेंस होंगे जो आप अपने आप से कोई दिन बोल रहे होंगे। तो 2 साल बाद सुनने से बेहतर है 2 साल बाद इस पर मनन कर ले कि हाँ ऐसा कुछ हुआ तो था, तो आज से काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमने 5-10 मिनट बढ़िया टाइम पास कर लिया। अब अपनी किताब की तरफ चलते हैं। ऑनलाइन जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को नमस्कार। अब क्या कई जुड़ गए होंगे, कई क्लास में 2-4-5 साथी आ गए होंगे, तो अब मोटिव बना लो पढ़ने का। एक्टिव पैसिव हमने पढ़ रहे थे, तो होली से पहले हमने एक्टिव पैसिव का एक मूल मंत्र याद किया था, जैसे एक्टिव वैसा पैसिव, वही प्रोग्राम है सारा, वो का वही लागू होना है। जितने भी सेंटेंस आपने किए थे, पूरी उम्मीद है आपने शायद नोट्स ही आज या कल ही संभाले होंगे, संभावना है इन चीज़ों की। और खास तौर से इंग्लिश का तो पक्का ही, और विषय का तो क्या पता फिर भी संभाल लिया हो तुमने कुछ मामला। इंग्लिश की संभावना बनती है कि तुमने आज ये नोट्स जो है वो संभाले होंगे। तो कहाँ तक पढ़ा आपने, कितने सेंटेंस कर लिए थे? 40 वाक्य कर लिए थे अपना, ठीक है। 40 से आगे है, कंफर्म है 40? 37? कोई बात, 37 से आगे शुरू कर देते, अपने हाथ में मामला। 37 तक अपने गए थे, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ आए थे अपने। फिर तो मैं एक काम करता हूँ, पिछला पेज एक बार दोबारा से आपके सामने रखता हूँ भाई। ये फॉर्मेट था, एक तो अपना ये पढ़ा था, वैसे तो ये लिखा हुआ ही आपने, फिर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। इंपेरेटिव सेंटेंस याद कर लेते हैं, क्या था ये मामला। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, कभी भी इंपेरेटिव नाम आ जाए ना सामने, परिभाषा तुमसे कोई पूछ नहीं रहा, काम पूछेगा इसका। बात यह है कि देखो इंपेरेटिव सेंटेंस टेंस में भी थे, एक्टिव पैसिव में देख ही रहे हो, और आगे एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट नाम का टॉपिक हो रहा है, नरेशंस, उसमें फिर है। तो मतलब इंपेरेटिव नाम से बचकर तो नहीं रह सकते तुम, वो उसकी इच्छा है, वो तुमसे यहां इससे संबंधित प्रश्न कहां पे पूछता है, पूछ सकता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन 3 आ गए ना। टेंस पढ़ लिया आप सभी ने, इन्वर्जन नाम आया था उसमें, याद है क्या? इन्वर्जन नाम एक परिभाषा से आई थी अपने पास। अब देखो इन्वर्जन की उसके पास स्कीम कितनी है। इन्वर्जन के उसके पास 5 पॉइंट थे, 4 से 5 पॉइंट थे।
शुरू शुरू में जब अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे थे तब इन्वर्जन का जिक्र किया मैंने, उस दिन आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गए, असहज हो गए, क्योंकि इससे पहले नाम सुना नहीं था, प्रयोग में लाना एकदम से हमें आया नहीं, कोई बात नहीं। पर मैंने आपको उसी दिन थोड़ा सा कूल करने की कोशिश की, मैंने चिंता मत कर यार, आज ढंग से समझ में नहीं आएगा तो आगे 3-4 बार और जिसका जिक्र होगा, कोई ना कोई एक स्थिति ऐसी आएगी जब तू इन्वर्जन को लेकर कंफर्टेबल हो जाएगा। खाली तुझे नियम पता करना है कि अच्छा इसमें क्या करना है। नाम को लेकर मुझे पहले नाम के ऊपर आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है कि नाम सुन ले ये इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन होता है। अब मैं कहीं भी इन्वर्जन यू लिख दूंगा तो आप 1 मिनट में समझ जाओगे क्या इसमें है ना सब्जेक्ट से पहले कोई न कोई कलाकारी होगी, इतना तो आप पहचान गए। इन्वर्जन की परिभाषा आपसे उस दिन भी कोई नहीं पूछ रहा था और अब भी कोई नहीं पूछने वाला। परिभाषा कोई नहीं पूछ रहा, काम पूछेगा उसका कि काम बताए इसका दोस्त। तो आपको क्लियर कट ये बता रहा हूं मैं, ऐसा ही इंपेरेटिव नाम है। इससे अगर एक्टिव पैसिव में बच के निकल लोगे बच जाओ, बोले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फिर सामने आ जाएगा। तो इससे बेहतर है कि पहले ही थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो इंपेरेटिव के नाम से 3 पॉइंट दिमाग में आने चाहिए, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है। और ऑर्डर वाला जो सेंटेंस होगा उसका अगर आपने पैसिव बनाना है तो आप ये फॉर्मेट याद रख सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये अपने पिछली कक्षा में कर चुके हैं। कई बार इनका पैसिव इस तरीके से नहीं भी बनाया होता, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्मेट किस प्रकार बनाया रहता है, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड से टू के बाद TO, टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। आगे अभी अपने एक्टिव पैसिव जिक्र होगा भी, शायद हो भी गया हो। कभी टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो और तुमने उसका पैसिव बनाना है और तुमने वैसा कोई वाक्य उससे पहले मान लीजिए नहीं भी किया हुआ, पेपर वाले दिन ही सामने आ रहा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पूरे वाक्य में 4 ऑप्शन है, आपको टिक लगाना है कि यार कोई एक पे टिक लगाना पड़ेगा, जरूरी है, खाली तो नहीं छोड़ कर आ सकते इसे, टिक लगाने की नौबत आ जाए। तो टू के बाद बी और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुक्का ही लगा रहे हो तो कम से कम इस पे जरूर लगा देना, 2 + बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। ये तो मैंने वैसे बताया आपको। तो ये तो था ऑर्डर वाला मामला। फिर चले थे अपने, यहां तो ऑर्डर ही था सारा खेल ही। फिर आए थे अपने नेक्स्ट में, ये तो वाक्य आपने करा ही था, टेल हिम टू लीव द क्लास एट वंस। एट वंस का मतलब क्या था, तुरंत। ये वाक्य थोड़ा सा डिफरेंट था। डिफरेंट ये था कि आप में से कई साथी इसमें ऑब्जेक्ट को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, पर हमने प्रयास करा। आमतौर पर वो ऑब्जेक्ट आपके काम का नहीं है जिसके साथ क्या जुड़ा रहे, कोई भी प्रेपोजिशन। सेंटेंस में एक साथ 2-2 अलग अलग प्रेपोजिशन आ सकती हैं, एक जैसी आमतौर पर नहीं आती। कुछ अलग अलग वर्ब्स भी हैं जो अपने साथ अलग अलग प्रेपोजिशन लगाते हैं, जैसे KNOW नॉन के साथ टू जा रही थी, याद है वो हमने 2-5-7 तो लिखे थे। लेट के बाद LET के बाद हमेशा कैसा प्रोनाउन आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आएगा। ये नाम अगर आपको याद नहीं हो रहा है ना, ऑब्जेक्टिव केस, छोड़ दो यार नाम को साइड में, नाम कोई नहीं पूछ रहा, काम पूछेगा। नाम में लेकर अगर आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं साइड में रखिए। ये याद रख लो, लेट आई होता है या लेट मी, लेट मी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। लेट यू होगा या लेट कुछ और, यू का यू ही रहता है भाई, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों ही समान रहते हैं। लेट वी होगा या लेट अस, लेट अस। लेट दे या लेट देम, लेट देम। लेट ही या लेट हिम, लेट हिम। लेट शी या लेट हर, कुल मिलाकर। अच्छा, एक्टिव पैसिव का नियम नहीं है ये, हर जगह पूरी अंग्रेजी में कभी भी अगर आप कोई वाक्य देख रहे हो, कोई वाक्य सामने आपके है और LET लिखा हुआ है, तो उसके बाद कैसा प्रोनाउन प्रयोग में लाइए, ऑब्जेक्टिव केस का। आमतौर पर कई बार ये नियम गुरुजी वहां भी पढ़ा देते हैं, प्रोनाउन वगैरह का जो मामला रहता है ना, कई बार वहां टीचर पढ़ा देता है पहले कि बेटा LET के बाद जो है कभी प्रोनाउन प्रयोग में लाना हो तो ये वाला प्रयोग में लाया जाता है। हमने एक्टिव पैसिव में बात कर ली क्योंकि ये टॉपिक अपने दिया हुआ है। अब आते हैं ये सजेशन वाले मामले पे, इसमें पता करते हैं क्या है खेल। वाक्य लिखा था क्या आपने, सजेशन वाले सेंटेंस थे, नियम आपके सामने लिखा पड़ा कि कैसे फॉलो करना था। ऑब्जेक्ट, उसके बाद शुड प्लस बी और वर्ब की, देखो कॉमन तौर पे यूं याद रखिए, शुड लिखा हुआ है, शुड का हिंदी अर्थ क्या होता है, चाहिए। ये तो वो मीनिंग है जो आपको, मुझे, हर किसी को पता है। एक शुड का और अर्थ भी हमने याद किया हुआ है, कौन सा, एक्टिव, ओ टेंस पढ़ लिया ना हमने, फिर तो पक्का बताना चाहिए आपको। ऑब्जेक्ट का मतलब टू हैपन, वो पीछे एक वाक्य हम पढ़ गए थे, इफ आई वर टू गो टू बेड अर्ली आई शुड नॉट स्लीप वेल। अगर मुझे जल्दी सोने के लिए जाना पड़ता तो मैं ढंग से नहीं सो पाता। हाइपोथेटिकल सेंटेंस था वो। शुड का एक, अच्छा LEST, लेस्ट, लेस्ट के बाद भी क्या लगता है, शुड लगता है। लेस्ट के बाद भी आप किसका प्रयोग करते हैं,
शुड का। चलिए यहां शुड का क्यों प्रयोग किया गया, देखो सलाह दी गई है तो भाई तुमने ये काम करना चाहिए, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सलाह दे रहा है, माने तो ठीक और नहीं माने तो ठीक। आपका काम सलाह देने का था, उसने दी, तो यहां पे इसने लिया ऑब्जेक्ट प्लस शुड और फिर उसके बाद है बी और वर्ब की कौन सी फॉर्म। मॉडल के बाद अगर कभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसका जब आपने पैसिव बनाना हो तो क्या करते हैं आप, मॉडल प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वही काम यहां पे करा हुआ है, ऑब्जेक्ट शुड प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैटर्न है। तो चलिए ये वाक्य थे आपने बनाए होंगे फिर तो, ये करी थी क्या कोशिश, नहीं करी थी तो भी कर लेंगे, अपने यहां पे प्रयास कर लेंगे, कोई बात नहीं भाई। हेल्प द पुअर, नियम सामने लिखा पड़ा है भाई, पहले तो ये पता करो ऑब्जेक्ट है भी कि नहीं भी। व्हाट हेल्प, क्या मदद करनी है, ये तो नहीं लिखा हो भाई क्या मदद करनी है, लेकिन होम किसे, किसको, किसकी मदद करनी है, द पुअर। अच्छा द पुअर एक वचन है या बहुवचन, देखो पुअर का मतलब गरीब होता है, लेकिन पुअर के साथ आर्टिकल कौन सा लगा है, द। हेल्प द पुअर, गरीब की मदद मत करो, गरीबों की मदद करने के लिए बोला जा रहा है। आर्टिकल्स पढ़ लिए क्या हमने, तो बहुत बढ़िया बात है भाई, मैंने सोचा आर्टिकल्स पढ़ने हैं। आर्टिकल्स पढ़े हुए तो आप जानते हो अच्छे तरीके से कि ये जो मामला रहता है आमतौर पर प्लूरल फॉर्मेट को बताता है, द पुअर, द डीफ, द डम्ब, द ब्लाइंड, कुछ भी लिख दो भलाई। प्लूरल था तो द पुअर को इधर ले आओ भाई, ऑब्जेक्ट को आपके, द पुअर शुड बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हो जाएगी हेल्प। ये लो साहब, नेवर टेल ए लाई, ये आपको मैंने दिए थे ना बनाने के लिए, ठीक है फिर तो इसका कुछ बनाया होगा आपने, नेवर टेल ए लाई, हिंदी अर्थ क्या है इसका, अच्छा याद है आपको टेल ए लाई, आर्टिकल्स में टेल लाइज, स्पीक द ट्रुथ, वो फॉर्मेट अपन ने पढ़ा था। तो चलो फिलहाल तो आर्टिकल का इसने मामला कंप्लीट करा हुआ है, आप तो मुझे खाली इसका उत्तर बता दो, नेवर टेल ए लाई क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए लाई, ठीक है ले आओ इसे ए लाई को इधर, लाई, आगे शुड, लाई शुड, उसके बाद चलो मुझे मूल मंत्र बताओ, मूल मंत्र क्या एक्टिव पैसिव का, जैसा एक्टिव वैसा। जो जो साथी नोट का प्रयास कर रहे हैं, कहां है इसमें नोट यार, अगले ने नोट के नाम पे आपको क्या लिख कर दे दिया, तो उसी का प्रयोग करो ना फिर। अच्छा एक साथी की मेरी यहां तक आवाज आई, अलाई नहीं, हाँ अलाई नेवर, एलाई के बाद वो नेवर बोल रहा है दोस्त, यार दोस्त मॉडल के बाद तू नोट नेवर जो भी लगाना वो लगा, एलाई शुड नेवर, नोट मत लगाओ, अगले ने नेवर लिख के दिया, नोट का काम कौन करके दे रहा है, नेवर, तो बस उसके स्थान पे किसको रख दीजिए, नेवर। अलाई शुड नेवर बी, और टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगी। ऑनलाइन साथियों ने भी दिया है, ऑनलाइन भी कुछ साथियों ने नोट का प्रयोग कर दिया भाई, नहीं दोस्त नोट को हटा दीजिए, नेवर रखिए। जिन्होंने नेवर का प्रयोग किया बहुत बढ़िया, सही किया आपने। कुछ ज्यादातर साथियों ने नोट भी टोल्ड किया हुआ है, तो आप भी ध्यान रखें, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। अगले ने जब आपको ना का अर्थ देने के लिए नेवर का प्रयोग करा तो आप उसी का प्रयोग करिए भाई, नोट अपनी तरफ से लगानी लोड ही नहीं, अगले ने नेवर दे तो दिया आपको। डोंट सब्जेक्ट एनिमल्स टू क्रुएलिटी, ये शायद कुछ साथियों से बना होगा, वैसे मैंने आपको इसका हिंदी अर्थ तो बना दिया था। सब्जेक्ट का मतलब यहां पे विषय नहीं था, क्या था, शिकार। डोंट सब्जेक्ट एनिमल्स, जानवरों को शिकार मत बनाइए, किसका, टू क्रुएलिटी, और क्रुएलिटी का मतलब क्या होता है, निर्दयता। बनाते हैं पैसिव, कुछ साथियों से बना भी होगा, कौन साथी शेयर करना चाहिए, गलत सही से फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी बिल्कुल सही है, ऑनलाइन भी देख लेते हैं कोई साथी का, ये किसी ने बनाया भी ऑनलाइन भी अभी तक, तो चलो अपने करते हैं। देखो एक बात सोचो आप, इंपेरेटिव मान लेते हैं पेपर में आया ये सेंटेंस,
आपने रमने सोल्व कभी किया ही नहीं था, पेपर देने गए आप, अचानक से वाक्य दिखा, आप देख रहे यार ऐसा तो कभी वाक्य में करवाया ही नहीं, संभव है, हो सकती है कहानी ऐसी, पर अब आ गया पेपर में तो आप वहां पे मेरा गला तो पकड़ने से रहे कि कराया नहीं, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वहां तो मौके पे तो करके आना ही है इसको सोल्व। जितना ज्ञान है एक्टिव पैसिव का वो झोंक दो इसमें। तो पहला ज्ञान तो हमें ये है कि जैसे एक्टिव, मेन ज्ञान तो यही है हमें। अब आपने देखा कि यार ये वाक्य पता नहीं कैसे बनेगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, वो कष्ट उसने आपका दूर कर रखा होगा, कोई ना कोई स्कीम लगा लगा के उसने रख रखे होंगे, आपको तुक्का ही लगाना है, लेकिन लॉजिकल तुक्का तो लगाओ। अब यहां आपने देखा कि यार टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, ये तो ऑब्जेक्ट आपका नहीं है, काम खासतौर पर वो ऑब्जेक्ट तो आपके काम के है ही नहीं जिनके साथ क्या जुड़ रखा हो कोई प्रेपोजिशन। वो ऑब्जेक्ट आपके काम का क्या मतलब है, उसे आप सब्जेक्ट वगैरह दोबारा नहीं बना पाओ, छोड़ दो उसको। और देखते हैं कि यार एनिमल्स बच गया, इधर सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट का हिंदी अर्थ एक तो विषय होता ही है, वो तो आप और हम नॉर्मल तौर पे जानते हैं, और शिकार वाला हिंदी अर्थ आपको भी नहीं पता था और मान लो मुझे भी नहीं पता। अब पेपर देने गए, आपको नहीं पता कि यार ये सब्जेक्ट का मतलब विषय है, कहाँ जुड़ रहा है इसमें, विषय जैसा तो कोई वाक्य नहीं बन रहा, कंफ्यूज हो गए आप, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन में ही उत्तर सही कर सकते हैं हमने। आपने देखा यार इंपेरेटिव सेंटेंस गुरुजी ने कहते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म से शुरू होता है, फर्स्ट फॉर्म से। यार ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने से रही, क्योंकि ये तो खाली किसका अर्थ दे रहा है, ना का। ना का अर्थ देने के लिए इसने डोंट, आप डोंट को हटा दोगे ना तो पता है उस वाक्य का क्या अर्थ बन गया, सब्जेक्ट एनिमल्स टू क्रूएलिटी, जानवरों को निर्दयता का शिकार बनाइए, और डोंट लगाते क्या बन गया, मत बनाइए। भाई डू इट का क्या मतलब होता है, डू इट करो ये, और डोंट डू इट मत करो ये, खाली ना का अर्थ देने के लिए डोंट जुड़ गया, ठीक है। तो डोंट से आपको कुछ लेना देना नहीं है, खाली डोंट आपको यह सलाह दे रहा है कि बेटा वाक्य में नोट का प्रयोग तो होगा। अब आपके पास सोचो, आप टू क्रूएलिटी ऑब्जेक्ट आप बना नहीं पाएंगे क्योंकि टू जुड़ा हुआ है साथ में, एनिमल्स और सब्जेक्ट में से कोई एक बनेगा, अर्थ मान लो आपको दोनों का नहीं पता, तो यार ये तो पता है ना इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू किससे होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो यार ये तो वर्ब ही होगी। आपको नहीं पता सब्जेक्टेड 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 जैसा भी कोई प्रोग्राम है क्या, कोई बात नहीं, नहीं पता तो वाक्य के हिसाब से तुक्का लगा ही सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट एक बचा, वो क्या बचा है, इसको लाओ इधर, ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एनिमल्स को इधर लाइए, एनिमल्स, अब शुड चाहिए, लगा लेते हैं शुड। नोट क्यों जोड़ रहे हैं हम अपनी ओर से, हमारे अपने मर्जी से जोड़े नहीं, अगले ने खुद ने दिया है, शुड नॉट बी। अब देखो कोई साथी कहते कि गुरुजी एक काम करते हैं, क्रूएलिटी की कोई थर्ड फॉर्म बना देते हैं, यार जबरदस्ती, क्रूएलिटी अकेले की थर्ड फॉर्म बनाने का क्या मतलब, टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो करे तो समझ में आए। अच्छा, टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो तब करते हैं ना जब वाक्य में टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तुम तो उससे पहले एक मॉडल लगा चुके, तुम तो बी का काम कर चुके, शुड प्लस बी, अब तुझे तो खाली वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है खाली एक, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कौन कर रहे हैं यहाँ पे, मौके पे तो सब्जेक्ट है, इसको थर्ड फॉर्म में बदल दो, तो एनिमल्स शुड नॉट बी, सब्जेक्ट की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, सब्जेक्टेड। कोई दोस्त कह सकता है हमें तो पता ही नहीं था, कोई सब्जेक्टेड ना, तो मानकर चलो नहीं पता था, वहां पे एक फॉर्म दे रखी है सब्जेक्टन, एक दे रखी है सब्जेक्टेड। आमतौर पर जो तुक्का लगाते हो ईडी वीडी वाले भी तो लगाते हो आप, तुक्का ही लगाते हो, क्या पता उसी से काम बन रहा है। सब्जेक्टन और सब्जेक्टेड में से किसको चुनोगे, इतना तो लॉजिक लग ही सकता है यार, थर्ड फॉर्म की तो समस्या नहीं देखी इससे पहले, तो जो देख रखी है उसी से आइडिया लगा लो, सब्जेक्टेड, उसके बाद टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वापस आप दो, इससे ज्यादा और आड़ू तरीके से क्या समझाऊं यार, लिख लीजिए जिन्होंने नहीं लिखा हुआ था। आज कितने स्टूडेंट्स आए हैं, घने हैं यार, कितने हो आप रहे, उनको क्या ही पता चलेगा, कितने बोल देते हैं, 200 आए हैं भाई। होली यही तो यार, अगर दीपावली होता ना तो संख्या कम होती, या मौके पे क्लास में 2 5 7 10 ऐसे बैठे होंगे जो गए ही नहीं, जो जयपुर से बाहर गए नहीं, शायद यही थे वो तो घर पे ही नहीं गए, वो किसी भी कारणवश नहीं गए पर नहीं गए, ऐसे भी साथी बैठे। आजकल मैंने आपको होली से पहले भी ये कहा था ना, मैंने कहा आजकल होली पे लोग जो है वो खास तौर पे बच्चे स्टूडेंट, और खास तौर पर वो स्टूडेंट
जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के बहाने से घर से आए हुए हैं, घर से 4-6 महीनों के लिए वो निश्चिंत होकर नहीं, और घर वाले भी देख रहे छोड़ रहे 4-6 महीने शांति से जग पड़ेगी घर पे, भेजो इसको। तो कम से कम टोकने के लिए इनको पास पर्याप्त, हमारे पास कोई वजह तो रहेगी, इनको टोक दिया करेंगे भेजा था हमने तो तेरे को बाहर। कम से कम कल को ये ना बोल दे कि उस दिन अगर हम मुझे पढ़ने के लिए वहां भेज देते 4-6 महीने वो वैकेंसी आई थी तैयारी करने के लिए तो आज मैं लग जाता। ना ना बेटा तू कमी क्यों छोड़ रहा, तू तो जा। कई बार बच्चे कहते हैं ना सर ये ऐसे नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा, मैं कह रहा चलाओ चलाओ, कल को ये कहते कि ऐसे चल रहा होता उस दिन तो मैं तो आज सिलेक्शन करवा लेता। तो ऐसी की वजह से सिलेक्शन ना रुके इनका। सर मैं गांव नहीं गया, आज नहीं आ पाया, नींद आ गई सुबह जगा ही नहीं। मैंने तो सो यार, सोने भी सोना एक बहुत बढ़िया थी। हाँ मैं सोने के कतई खिलाफ हुई नहीं। एक तो खाना खाते व्यक्ति को और एक सोते हुए व्यक्ति को भी परेशान करना ही नहीं चाहिए। सो रहा है यार वो बढ़िया एक चेयर मुद्रा में सो रहा है, उसे सोने दीजिए। आज चैन की नींद आती कहाँ है, किसी किसी को तो आती है भाई, उसको सोने दिया करो। एक खाना खाते व्यक्ति को कभी भी परेशान। और एक आपको जरूर बताऊंगा भाई, मैं कभी भी घर पे, और घर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आपका घर ही, आप पीजी हॉस्टल रूम जो भी है, अगर खाना बना हुआ है या बन रहा है, चाहे एक रोटी बनी हो और आप जल्दबाजी में कई बार निकल जाते हो ना कि यार खाना आके खा लूंगा, या तो आप घर पे मना करके चल जाते हो कि आके खाऊंगा या भी लेट हो रहा हूं, हमेशा याद रखिए चाहे एक निवाला खा के जाइए, खाकर जरूर निकलना चाहिए। पता नहीं कैसे, मैं बस थोड़ा सुपरस्टिशन हूं, अंधविश्वास हूं इन सब चीजों पर। मैंने नोट की ये बात कि अगर आप बनी हुई चीज, घर पे बनी हुई चीज को अगर छोड़ गए, पूरे दिन भूख मरोगे। जेब में पैसे भी होंगे आपके पास, जो मर्जी है वो खा भी सकते हो, स्कीम बैठेगी नहीं खाने वाली, पूरे दिन भूख मरोगे आप। इसलिए कभी भी घर पे, अब जैसे ये भी घर ही होता है आपका, जहां हॉस्टल पीजी रूम लेके रह रहे हो, फिलहाल के लिए तो वही घर है, तो अगर रूम पे एक रोटी भी बड़ी पड़ी है खा लो भाई, क्योंकि वो एक रोटी इतना काम कर देगी जब पूरे दिन में चाहे अब आपको कुछ नहीं मिले वो असर रखेगी शरीर में। अरे गलती से भी भूखे निकल गए, पूरे दिन हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा, मतलब शाम तक घर पे जाओगे तब भी पार पड़ेगी रोटियों वाली, नहीं तो तब तक रोटी का मामला आपको दर्शन नहीं। जैसे होता है ना कोई व्यक्ति लेट हो रहा होता है, पूरी कायनात लग जाती है उसे और ज्यादा लेट कराने में। आप अगर 5 मिनट लेट नहीं कर रहे हो, अब आपको अगर जो बस से आते हो, आज वो फलानी बस जो रोज आती है वो नहीं दिखी, आप खुद के व्हीकल से आते हो, खुद के व्हीकल में कोई ना कोई फिल्म बन गई, नहीं है, मतलब लेट पक्का हो गए, लेट पे लेट होते जाओगे। तो कुछ है सारी है वैसे कहते हैं ना, इनका कोई साइंटिफिक मेरे पास कोई नियम नहीं है कि ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी थर्ड लगा दूं नियम फाइनल कर दूं, वैसे ही बात करें हम तो। चलो नेक्स्ट पे आई, ये क्या हो गया? अच्छा यहां तक अपनों ने करा था। नेक्स्ट पे आओ भाई। सिर्फ पहले 41 नंबर वाक्य लिखोगे, 42 नंबर वाक्य लिखने से पहले रिक्वेस्ट लिखा हुआ है ना, इस पे मुझे कुछ आपको ऐड करवाना है। तो फिलहाल आपका टास्क कितना है, सिर्फ 42 नंबर प्रश्न का आपने पैसिव बनाना है, उसके बाद लिखना मत इसको। एक बार मैं कुछ ऐड करवाऊंगा आपको यहाँ पे इस रिक्वेस्ट वाले पोर्शन में। पहले आप सिर्फ 41 नंबर का पैसिव बना दीजिए। 40 हो गए थे ना वाक्य आपने, बिल्कुल। नेवर टीज गर्ल्स, टीज का मतलब क्या होता है? हाँ परेशान करना, तंग करना। तेरे को खुद को ना छेड़ दे कोई। नेवर टीज गर्ल्स सजेशन दिया गया है, ऑनलाइन साथी ने बना भी दिया, वेरी गुड।
गुंजन जी सही बनाया आपने। और शिवम दोस्त ऑनलाइन जो साथी हैं, आपने दोस्त दोबारा से, पर चलो मैं एक बार बोलूंगा नहीं, ऑनलाइन वाले साथियों का मामला और चेक कर लेते हैं वो क्या बनाते हैं। राकेश जी आपने भी सही बनाया दोस्त। टीज की, जो किसी को थर्ड फॉर्म नहीं पता हो तो ईडी जोड़ दो, टीज, बस इतना होगा खेल। बना दिया कि आपने? इतनी देर का खेल था। क्या बनाया? नोट किस किस ने प्रयोग में लिया है? अगर ऑनलाइन भी कुछ साथियों ने किया और आप में से भी किसी ने अगर नोट का प्रयोग करा है, अगला तुम्हें नेवर लिख कर दे रहा है यार, तो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। क्या बन जाएगा? गर्ल्स शुड नेवर बी। टीज की थर्ड फॉर्म आ जाएगी TEASED, ये पैसिव है जी इसका। तो जिस साथी ने भी नोट किया है, याद मत करो कि वो नोट नहीं होगा, नेवर नहीं होगा। मैं उस नियम को फॉलो ही नहीं कर रहा, मैं इस नियम को फॉलो कर रहा हूं कि जैसा एक्टिव वैसा। मैं नोट के लिए मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं अगले नेवर, नेवर लिखा है तो नेवर लिखो ना। डोंट दिया होता है यहां पे तो मैं नोट का ही प्रयोग करता। ये फॉर्मेट है। अब रिक्वेस्ट की बात, रिक्वेस्ट के लिए पहले एक बात ऐड कर लेते हैं, ठीक है? ये लिख लिया आपने, वाक्य पे वापिस आ जाऊंगा, चिंता मत करिए। रिक्वेस्ट वाला वाक्य है, देखो एक तो ऑब्वियस सी बात है, रिक्वेस्ट वाला वाक्य आपको दे रखा होगा तो पूरे पूरे चांस है कि उसने कहीं ना कहीं प्लीज या काइंडली का प्रयोग कर रखा होगा। तो करना कुछ नहीं, आपने पैसिव जवाब बनाए, पैसिव बनाते समय लिख लो, चाहे मेरे साथ ही आप, पैसिव बनाते समय प्लीज पब्लिक काइंडली को रिमूव कर देते हैं। पैसिव बनाते समय प्लीज ऑब्लिक काइंडली को रिमूव कर देते हैं। ऑनलाइन जिन साथियों ने बनाए हैं, ओके बनाया भी। गर्ल शुड नेवर बी टीज्ड, गर्ल शुड नेवर बी टीज्ड, सही थे शिवम जी, सुनीता जी। सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, मैं मेरी हाथ की नसें काट लूंगा। अच्छा तूने यार शायरी लिखी, उसका क्या तो पढ़ लूं। ये तेरे कमेंट जे मैनेजमेंट वालों ने देख लिए ना, तो वो तेरे अब जो ये चल रहा है ना प्रोग्राम, 6 महीने के लिए इसको काट लेंगे वो, फिर हो जाए तेरा मामला जब्त। तो उससे बढ़िया यार दोस्त, सुबह सुबह नसी मिली के तेरे को काटने को। बिल्कुल सही बात है। लिख दिया क्या आपने? देखो रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस होगा, 2 ही पॉइंट ध्यान में रखने। पहला, प्लीज काइंडली को दोबारा से मत छापना भाई, ये हटा देना। तुमने देखा पॉजिटिव सेंटेंस है तब तो कर दो यू आर रिक्वेस्टेड टू, तब तो कनेक्टिव कौन सा लगेगा? टू। ये स्कीम आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी काम आएगी। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो फिर आपने लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड नोट टू। देखो टू के बाद सामान्य सी बात है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, चाहे नोट टू लगाओ तब भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है?
फर्स्ट फॉर्म। बाकी जो क्लोज होगा ना वहां पे जितना हिस्सा लिखा होगा वाक्य में वो वैसा वैसा दोबारा छाप दो। बस प्लीज और काइंडली को दोबारा से मेंशन मत करिएगा, वो हमने पहले लिख दिया कि इनको तो हमने क्या कर देना है, हटा ही देना है, हो गया काम। बाकी क्लोज है, जैसा जैसा पूरा पूरा वैसा वैसा लिख देना है। अच्छा, कोई दोस्त कहेगी सर जैसा एक्टिव वैसा पैसिव की थ्योरी, देखो बनी है दोस्त। इस एम आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हो, थर्ड फॉर्म। यहां भी इस एम आर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा रहे हो, थर्ड फॉर्म। तो इंपेरेटिव सेंटेंस आमतौर पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस। टेंस प्रेजेंट था, आप उत्तर भी प्रेजेंट में दे रहे हो, मतलब जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। अगर आप, चलो ये तो रिक्वेस्टेड वाले वाक्य है, ऑर्डर वाला वाक्य होता मान लेते हैं, तो क्या करते हैं आप, यू आर ऑर्डर्ड टू या नॉट टू। पॉजिटिव होता तो टू और नेगेटिव होता तो नॉट टू। यू आर ऑर्डर्ड, और ऑर्डर वाला वाक्य भी इंपेरेटिव होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, तो प्रेजेंट का उत्तर भी आप किस में दे रहे हो, प्रेजेंट में दे रहे हो। मतलब टेंस में कभी कोई चेंज, टेंस में और सेंस में कोई बदलाव नहीं करते। ये सीधा सा नियम ही है एक्टिव पैसिव का। अब चलते हैं वाक्यों की ओर, दोबारा से बना लीजिए। अब आपके पास है सारा। पहला दे रहा है ये प्लीज शट द डोर, और एक दे रहा है डोंट मेक ए नॉइज प्लीज। बना दीजिए पैसिव। एक्टिव पैसिव टॉपिक में कमांड हासिल करने का, कमांड का मतलब जितने वाक्य किए हो उनको लेकर अगर थोड़ा सा श्योरिटी आपको चाहिए कि यार मुझे समझ में आए हैं या नहीं आए, ये एक थोड़ा सा तसल्ली चाहिए आपको। कुछ नहीं करना, यही वाक्य जो आप एक बार कर लोगे ना सारे कंप्लीट, इसके बाद इन्हीं वाक्यों को एक आधा कोई पेज लीजिए, उस पेज पर सिर्फ सेंटेंस लिखोगे, मतलब प्रश्न, और 2-4 दिन का गैप लीजिए। 2-4 दिन के बाद उन प्रश्नों को बिना अपने नोट्स को चेक किए सबका पैसिव दोबारा बनाइएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि अपने 50-70 जो भी सेंटेंस करेंगे आपके सारे सही होंगे, दबाव लेना भी मत इस बात का कि सारे सही होने चाहिए, हमने तो पढ़ भी लिए थे। 50% भी सही हो गए तो समझ लो आपका एक्टिव पैसिव का काम कंप्लीट है, क्योंकि दोस्त आप खुद वाक्य को बना रहे होंगे, ऑप्शन थोड़ी है। ऑप्शन में तो काम और आसान हो जाता है, आप तो खुद मतलब पूरा पूरा लिखोगे ऐसे। अगर आपके 50% सही हो गए तो आप उसमें हो, मतलब सेफ जोन में हो आप। 50 के, अच्छा चेक करना है कि भाई मेरा सही है कि गलत है, वो चेक करना हो तो कुछ नहीं, आपके पास आपके नोट्स हैं, क्रॉस चेक कर लीजिए। तो होमवर्क का होमवर्क हो गया, प्रैक्टिस की प्रैक्टिस हो गई, और कंफर्टेबल हो जाओगे खुद ही। उत्तर के लिए कोई इधर उधर भागने की लोड़ नहीं, आपके नोट्स आपके उत्तर ही हैं। खास दोस्त है क्या तेरे हैं? बेटा ही याद है, मतलब दोस्त नहीं है तेरे? सभी दोस्त हैं? इतने दोस्त क्या काम के हैं? भाईचारा रॉक्स है क्या तुम्हारा? चलिए, सभी को नमस्कार भी ऑनलाइन साथियों ने। प्लीज शट द डोर क्या बना रहे हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। देखो अभी प्लीज वगैरह हटा ही दो, बहुत सामान्य होता है ये तो, बस जो बच गया उसको वापस लिख दो, टू शट द। वैसे शट की थर्ड फॉर्म अभी तो जरूरत नहीं है, पर होती तो शट शट शट, टू शट द डोर। डोंट मेक अ नॉइज प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड। नेगेटिव है तो क्या कर देते हैं, नोट टू कर देते हैं, नोट टू। अब ये डोंट वाला काम तो कंप्लीट हो ही गया, क्या बच गया बस, मेक अ नॉइज। वो प्लीज को दोबारा मत छाप बैठ जाना, ये उत्तर है। अच्छा, ये आर्टिकल्स में भी आपको याद है कि हमने पढ़ा था, मेक अ नॉइज, मेक अ मिस्टेक, वही है, इडियोमैटिक एक्सप्रेशन है। नॉइज का मतलब होता है शोर शराबा, पर आप शोर शराबा को गिन तो सकते नहीं, पर ये इडियोमैटिक एक्सप्रेशन से भाव है, इन्हें दोबारा मेंशन करने की भी जरूरत आमतौर पर नहीं होती।
बढ़ जाए। बनाओ भाई। स्टार्टिंग विद लेट, ये बाद में बनाएंगे, पहले इन्हीं दोनों पर काम करिए आप। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप, ये वाक्य एक बार पेपर में आया हुआ है। प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप। वंदना जी, सुनीता जी, दोनों ने आपने जो वाक्य बनाए हैं ऑनलाइन, दोनों ही भारी गलत है। द डोर यू आर रिक्वेस्टेड टू शट, अ नॉइज यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू मेक्ड। सोचा भी कैसे कि इस प्रकार के कोई वाक्य सही वाली स्कीम पे जा भी सकते हैं। फोर्टी फोर का क्या बना रहे हैं आप? यू आर रिक्वेस्टेड, पॉजिटिव है, टू रखिए। बस इसके बाद का सारा सारा क्लोज वैसा वैसा लिख दो। ये बता इसलिए जरूरी बताना यहां पे है क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसके बाद अगले क्लोज में भी छोटे मोटे चेंज करने पड़ते हैं। एक्टिव पैसिव में नहीं है ऐसा कोई मामला। एक्टिव पैसिव में तो आप टू तक आप पहुंचे, प्लीज हटाई दीजिए, बाकी जो प्रोग्राम है एज इट इज छापो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में थोड़ा सा खेल, इसके बाद थोड़ा बहुत चेंज होगा, वो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्लियर करूंगा, नहीं तो यहां पे मिक्स हो जाएगा। तो एक बार इसी को ध्यान में रखिए, टू शट द डोर एंड गो टू स्लीप। टेक योर सीट प्लीज, you are requested to take your seat. इसका एक पैसिव और याद कर लो भाई, काम आएगा आपके। ये तो ठीक है आपका, कोई दो राय नहीं है। एक पैसिव और बनता है इसका, प्लीज बी सीटेड। कोई नियम नहीं है, बस याद कर लीजिए, प्लीज बी सीटेड। मॉडर्न इंग्लिश का वाक्य है, वाक्य सही भी है। एक बार नेट के एक एग्जाम के अंदर इसका पैसिव आया था, टेक योर सीट प्लीज का। ऑप्शन भी देते हैं वो, कमाल की बात है कि चारों ऑप्शन में कौन सा नहीं था, यू आर रिक्वेस्टेड वाला ऑप्शन था ही नहीं। अब चार कोई और ही ऑप्शन थे, उनमें से ही कोई एक बेहतर उत्तर चुनना था। तो एक कॉमन बच्चे को तो ये याद रहता ही है भाई, ऑब्वियस सी बात है, यू आर रिक्वेस्टेड वाला। उसने देखा कि चार ऑप्शन में कहीं भी ये स्कीम है ही नहीं। अब नहीं है तो नहीं है भाई, चार ऑप्शन उसने और दिए, उसमें ये भी ऑप्शन नहीं था कि नन ऑफ द अबव, कि बनेगा ही नहीं उसके अलावा कोई और। कोई इनको एक पे टिक लगाने की जरूरत थी। वहां पर फिर मॉडर्न इंग्लिश का फॉर्मेट है जो सही माना गया, और वो कौन सा माना गया, प्लीज बी सीटेड। और ये सही है बोलने के हिसाब से, कम्युनिकेशन में एकदम ओके चलता है। कोलक्वियल इंग्लिश बोलते हैं इसको। कोलक्वियल का मतलब होता है आम बोलचाल में जो अंग्रेजी बोली जाती है ना, टर्म होती है कोलक्वियल। आपके एग्जाम में कोई नहीं पूछ रहा है टर्म तो, लेकिन अगर आप इस एग्जाम के स्तर से थोड़ा और ऊपर पहुंच जाओगे, ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट की ओर, वहां ग्रामेटिकल क्वेश्चन में ये नाम बहुत चलता है, कोलक्वियल। कोलक्वियल का मतलब हिंदी अर्थ क्या हुआ, आम बोलचाल की जो भाषा रहती है। तो अंग्रेजी की समस्या क्या है कि अंग्रेजी में कोई भी आदमी कंफर्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि नियम अलग और बोलचाल का हिसाब किताब थोड़ा बहुत कभी कभार अलग। तो इसको लेकर वो बच्चा है जो उसमें डावाडोल वाली स्थिति में रहता है, तो इसे घबराने की जरूरत नहीं है। बोलने का हिसाब अलग है, लिखने का हिसाब अलग है। अब है स्टार्टिंग विद लेट। देखो LET वाले सेंटेंस से पहले भी आप करके आए हो,
पर उनमें आपने अपनी ओर से LET को ऐड किया था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्डर वाले वाक्य में। यहां भैया लिखा लिखाया मिलेगा आपको लेट। ये कहता है कोई वाक्य अगर लेट से शुरू हो तो स्ट्रक्चर कैसा अपनाना है, आधे से ज्यादा स्ट्रक्चर तो ऑर्डर वाला ही है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट और बी है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बस बाद में बाई और साथ में क्या जोड़ दिया, सब्जेक्ट। काम इसने इतना ही किया है खाली, बाकी सारा स्ट्रक्चर ऑर्डर वाला ही है। तो जैसे हिंदी अर्थ है लेट राहुल डू इट, ये राहुल को करने दीजिए। लेट राहुल डू इट, राहुल को ये करने दो, पैसे बनाना है, क्या बन जाना है, लेट ऑब्जेक्ट चाहिए, लेट इट बी डन बाय राहुल। देखो लेट इट बी डन, यहां तक तो ऑर्डर वाले बना के ही आए थे आप, बस बाय राहुल अगले का नाम और लिख देना है, ये हो गया पैसे। लिख लीजिए। टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म, लेकिन गो से पहले तो टू एंड लग गया है ना सर, कौन से वाले में था, नहीं वो क्लोज ही अलग है भाई, एंड गो टू स्लीप, वो क्लोज ही अलग है। उसने दो काम बोले वहां पे, प्लीज शट द डोर, कृपया दरवाजा बंद करिए, एंड गो टू स्लीप, सोने जाइए। दो अलग अलग क्लोज बन रहे थे, लेकिन पैसिव बनाते टाइम पूरा क्लोज वैसा वैसा ही छापना है। एक खाली टू के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म छापी है आपने, ओ सॉरी फर्स्ट फॉर्म छापी है। इसका पैसिव देखो आप, यू आर रिक्वेस्टेड से बन चुका है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो वो पहले ही मेंशन कर चुका है। बढ़ू आगे। लिखे, बनाओ भैया। लेटर परचेज द साड़ी, लेट मी आंसर द क्वेश्चन। लेट हर परचेज द साड़ी, उसको साड़ी खरीदने दो। लेट मी आंसर द क्वेश्चन, मुझे प्रश्न का उत्तर देने। और लेट के बाद चेक करो, बार बार ऑब्जेक्टिव केस का ही प्रोनाउन आ रहा है, तो ये तो नियम है ही वैसे ही। इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, ये देयर इज आर क्या है क्या नहीं है। कुमावत जी, बेसिक से एक छोटी सी गलती आपने रखी है, और उसके बाद गुंजन जी आपने भी, शिवम आपका सही है दोस्त। पूरे चांस हैं कि आप में से भी कोई शायद ये गलती करे, नहीं करेगा अच्छी बात है, छोटी मोटी एक मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे। शिवम जी आपका सही है ये, और वर्षा जी नहीं, नहीं ठीक है। अर्चना जी आपका गलत है, वर्षा जी आपका सही है, राकेश कुमार आपका ओके दो सेंटेंस, सुनीता जी आपका भी ओके है आंसर।
लेट हर परचेज द साड़ी, क्या बना रहे हो? लेट द साड़ी बी परचेज्ड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। बाय शी किस किसने किया है, इसका थोड़ा ध्यान रखना आप। आमतौर पे क्या स्टूडेंट के याद रहता है कि यार आई को तो मी में बदल देंगे, मी को किस में बदल देंगे? आई में। वो ये जितने भी है मामले, इनको क्या इंटरचेंज कर देते हैं। हमेशा याद रखिएगा पैसिव बनाते टाइम ऐसी कलाकारी तभी होगी जब आप उसे सब्जेक्ट बना रहे हो। क्या बना रहे हो? सब्जेक्ट बना रहे हो, और नहीं। मान लीजिए यहां इस, ये तो चलो साड़ी, यहां पे किसी का नाम लिखा रहता, मान लीजिए शी होता, हर होता, हर को आप इधर लाते तो वो किस में बदल देता? सब्जेक्ट में, तब शी में चांसेस बनते हैं। अदरवाइज जब वापिस पैसिव बना रहे होते हैं, हिंदी अर्थ बनाइए, पता ही चल जाएगा। लेट द साड़ी बी परचेज्ड बाई हर, साड़ी उसके द्वारा साड़ी को खरीदने दीजिए। बाई शी नहीं, शी का मतलब कहता है वह, हर का मतलब उसके, तो उसके का मतलब उसके द्वारा भी कर सकते हो, उसके लिए भी कर सकते हो, जो जैसा जोड़ना चाहे वैसा उसका अर्थ दिया जाता है। ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। ऑनलाइन भी बहुत सारे साथियों ने यहाँ पे जो है वो शी का प्रयोग किया है। यकीन मानिए ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो ध्यान रखता है पेपर बनाने वाला। वो जब 4 ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन आपको जरूर बाई शी वाला देने वाला है। 100 बच्चे अगर पेपर दे रहे हैं, ना करते 20-40 बच्चे जो वो बाई शी पे टिक करेंगे। जैसे देख लीजिए, आप ज्यादा दूर जानेंगे, अपनी खुद की कक्षा में ही ऐसे बच्चे, ऑनलाइन भी हैं, ऑफलाइन भी कुछ साथियों के। पर चलिए कोई बात नहीं, अभी जो गलती है समस्या नहीं, ये आपके मेरे बीच का मामला है। एग्जाम में कर दिया, पूरे गांव में फैलेगी ये बात। तो लेट मी आंसर द क्वेश्चन, क्या बन जाएगा? लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड बाय मी। यहां भी कुछ साथियों ने ऑनलाइन भी अब बाई आई लिखा हुआ है, बाय मी, मेरे द्वारा। बाई मी का मतलब मैं, आई का तो हिंदी अर्थ ही कहता मैं। आई से आपने मी माई बनाया तो मेरा, मेरे द्वारा, ऐसे अर्थ बनते हैं। अब ये प्रोग्राम है, इस नियम से कतई घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें खाली एक बात का पता होना चाहिए कि टू के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, तो आमतौर पर उसे किस में बदल दीजिए? 2 + बी और वर्ब की, मतलब ये खेल हो 2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, तुमने पैसिव बनाना है तो इसे किस में बदल दीजिए? 2 + बी और वर्ब की, इसको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, 2 + बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म को। तो खाली इस एक नियम की बात नहीं है, कहीं भी ये स्थिति बन रही हो। दूसरी बात, 2 + वी फर्स्ट के हाथ में अच्छी खासी सत्ता होनी चाहिए अर्थ बनवाने की। लिखने को तो 2 + वी फर्स्ट थोड़ी देर पहले भी आया था और आपने उसका कुछ नहीं किया। आमतौर पर वो 2 + वी फर्स्ट आपके काम का होगा जो, जिसकी वजह से अगर आप उसको हटा दोगे तो कोई वाक्य का अर्थ ही नहीं बदलने वो बनने वाला। जैसे इसमें देखो आप, देयर इज नो टाइम, इस टू और वेस्ट को गायब कर दो, क्या अर्थ बने इसका? या टू को गायब कर दो, देयर इज नो टाइम वेस्ट, कोई अर्थ नहीं बन रहा है इसका। यहां इस टू की वजह से ही क्या बन रहा है? टू और वेस्ट की वजह से वाक्य का अर्थ बन रहा है। अब जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो ये जो क्लोज है देयर इज नो टाइम, कोई समय नहीं है, चाहे पैसिव बनाओ और चाहे मत बनाओ, ये तो कोई समय नहीं है, ये तो एज इट इज जाएगा। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसे अंग्रेजी में कहते क्या है? इन्फिनेटिव। इसे कहते क्या है? 2 + वी फर्स्ट। ये जो 2 + वी फर्स्ट है, इसे अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? इन्फिनेटिव। 2 प्रकार के होते हैं इन्फिनेटिव, पर चिंता मत करिए, तुमसे पूछ कोई नहीं रहा कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से प्रकार के होते हैं। वैसे हम हमारी बात करते हैं। 2 के बाद जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रखा हो, इसे तो कहते हैं फुल इन्फिनेटिव। और एक होते हैं कुछ वाक्य ऐसे जिनमें 2 नहीं होता, सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म छाप रखी होती है उसने, इसे कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। एक होता है फुल इन्फिनेटिव, तुमसे ना कोई फुल पूछ रहा है ना कोई बेयर पूछ रहा है, तुमसे काम पूछेगा। तुम इतना याद रख के चले जाओ पेपर में कि 2 के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है और तुमने पैसिव बनाना है तो ये कलाकारी कर रही है तुमने। 2 + बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसका पैसिव बनाना है, मान लीजिए हमने देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, तो देयर इज नो टाइम, यहां तक के क्लोज का तो है उतना उतना ही वापिस ले आओ, देयर इज आर वाले। देयर इज नो टाइम, 2 + बी और वेस्ट की थर्ड फॉर्म
वेस्टेड, देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, ये पैसे बन जाए। लिखो इसे। पेपर में आ गया, तुम्हें नहीं पता था, ये नियम नहीं पढ़ा था आपने, और सामान्य बात है, संभव है, आ गया करना था ही पेपर में, तो जरूरी हो गया। मान लो आपको दिखे कि यार करना तो पड़ेगा, नहीं पढ़ के आए हम तो यार थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाना कि जैसा एक्टिव वैसा है। यकीन मानिए आपको एक ऑप्शन वो ना, देयर के बाद पेपर में सेंटेंस तो दे रखा होगा देयर इज नो टाइम का, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन दे रखा होगा देयर वॉज नो टाइम। तो कम से कम जैसा एक्टिव, इस एमआर का वोजवर तो मत करो यार। इसे कहते हैं देसी तरीका कि जितना ज्ञान है उससे उत्तर सही करके आना है। दुनिया भर के एक्टिव पैसिव तो नहीं याद होंगे, लो मैं पढ़ाते पढ़ाते ही बोल रहा हूं आपको, क्योंकि कई प्रकार की अवधारणाएं काम आती हैं इसमें। कितने नंबर के आ रहे हैं, पेपर का स्तर कैसा है, अंग्रेजी के साथ हमारा कनेक्शन कैसा का है, हम पढ़ाई कितने लेवल की करके जा रहे हैं, सारे ये जो नियम से होता है ना, ये सब मिलजुल कर अपनी प्रस्तुति प्रदान करते हैं वहां पे कि ले भाई ये वाक्य बना। तो एक्टिव पैसिव में ये जो मूल मंत्र मैंने आपको बताया ना, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, ये मदद कर सकता है। कब? जब कोई ऐसा वाक्य आया जो आपने पढ़ के गए ही नहीं कभी, चाहे मैंने पढ़ाया नहीं, चाहे आपने पढ़ा नहीं, चाहे आपका कभी उस दिन आप क्लास में थे नहीं, पेपर में तो आ गया। तो कम से कम इसे मार का क्या मत करो, वोजवर मत करो। उत्तर में कहीं ना कहीं दोबारा क्या दिखना चाहिए तुम्हें, वो एजे मार तो दोबारा जरूर दिखे। तो तुक्का ही लगा रहे हो तो उस पर तो लगाओ कम से कम। ये है कुछ देसी तरीके। सर ये सेंटेंस देयर से ही शुरू होंगे क्या कंफर्म? देयर का तो कंफर्म कह सकता हूं, पर उसके बाद इज और आर का कंफर्म नहीं कह सकता। कारण देयर के बाद जो भी वर्ब लगेगी वो किसके हिसाब किताब से लगेगी, आगे आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। इस इज एम आर की गारंटी तो नहीं ले सकता, पर देयर की ले सकता हूं गारंटी। और चिंता मत करो, अभी तो टू वाले और मामले आएंगे अपने पास। बाकी ये जो आप जो अपनी आईडी पे नाम रखते हो अपने, ये आपके सच में नाम ऐसे ही हैं या कुछ भी ले, जैसे मजनू, गुज्जर शेर, ये साथियों ने जो लिखे रहते हैं, ये मतलब आपके ओरिजिनल नाम यही रखे हैं क्या घर वालों ने? ये वैसे ही रख लेते हो ताकि जल्दी से किसी को पहचानना हो तुम्हारे, है ना? पर यकीन मानो जो कोई पहचान करने बैठ गया ना कि ये है ही कौन, तो शेर शेरनी 1 मिनट में पता चल जाते हैं। सेकंड इनके ही हाथ में, यही बता दे मुझे अभी कि गुजर शेर का असली नाम क्या है। मतलब मुझे इसके लिए कोई बहुत बड़े आईटी वाले के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये बता सकता है 1 मिनट में दोस्त अपना। नहीं तो अरे आप जब अपना कोर्स परचेज करते हो ऑनलाइन, तब उसमें आप अपनी ईमेल आईडी लगाते हो। ठीक है, ईमेल आईडी में आपने कुछ भी लिख रखा होगा, इससे फर्क नहीं पड़ता, पर ईमेल आईडी के अंदर आप अपने फोन नंबर भी तो लगाते होंगे, ओटीपी नाम का प्रोग्राम भी आता होगा तुम्हारे पास। इतना तो बहुत है। लोग इतने करते ही तुम्हारे खाते से पैसे निकाल लेते हैं, तो ये तो खाली तुम्हारा नाम पता करना है, तो ये तो यूं खेल हो जाए। चलो मैं ये नहीं कह रहा ऐसे नाम क्यों लिखते हो, मैंने भी लिख लिख के देखे थे ऐसे, कई दिन से मैंने भी चलाया था ऐसा प्रोग्राम, तो मैं पढ़ा करता, पर तब हमारे पास तो ऐसे ऑनलाइन की कोई सुविधा थी नहीं। पर वैसे ही बता रहा हूं कि मेरे हिसाब से आदमी का जो नाम होता है ना, उसे अपना नाम वो ही प्रयोग में लाते रहना चाहिए। सलाह है मेरे बोले तो, यहाँ पे शेर शेरनी या आती वालू कुछ भी लिखो, है ना? देखा मैंने अभी। सर पास्ट का टेंस लगा हुआ आ गया तो करे कुछ भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, पास्ट आओ भले ही। अगर पास्ट आएगा तो वही इसे मार का वोजवर, वो वोजवर का वोजवर रखेंगे। बनाओ। देयर इज नो फूड टू ईट। ऑनलाइन एक साथी पूछ रहे कि गुरुजी यहां पे अगर वोज होता तो या वर होता तो, कोई समस्या नहीं है दोस्त, आप पैसे बनाइए, वोज है तो वोज रखो और वर है तो वर रखो, इससे आपको और मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तो खाली आगे वो 2 + V फर्स्ट लिखा हो उससे पढ़ने वाला है।
फूड काउंटेबल होता है कि अनकाउंटेबल रहे? फूड अनकाउंटेबल नाउन, UCN, ये नाम पहले भी आया है तुम्हारे सामने। UCN का मतलब क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के बाद दो तीन स्कीम बैठ जाती है अपनी, कौन कौन सी? अनकाउंटेबल नाउन के बाद वर्ब कैसी आनी है? सिंगुलर। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग आमतौर पर नहीं करते। अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। अगर कर करा के मिल जाए कहीं तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस और ईएस नहीं जोड़ा उसने, उसका मीनिंग अलग ही है। देयर इज नो फूड टू ईट, क्या बन जाएगा? देयर इज। ऑनलाइन जो साथी पूछ रहे हैं गुरुजी अगर यहाँ पे वॉज और होता, आप एक मिनट के लिए मान लेते हैं, ये कर लेते, देयर वॉज नो फूड टू ईट, तो पैसिव क्या बन जाता? देयर वॉज नो फूड टू बी ईटन। फिलहाल अगले नीचे मार दिए है तो देयर इज नो फूड टू बी ईटन। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन। देयर आर टू लेटर्स टू राइट, दो पत्र हैं लिखने के लिए, क्या बन जाएगा? देयर आर टू लेटर्स, टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो इसने क्या लिखा? पीपल से या पीपल बिलीव। से का मतलब कहना और बिलीव का मतलब विश्वास करना, प्लस दैट क्लोज, उसके बाद कोई दैट लगा के कोई हिस्सा उसने जोड़ रखा होगा। से का हिंदी अर्थ क्या होता है? कहना, और बिलीव का विश्वास करना। लोग कहते हैं या लोग विश्वास करते हैं, लोग मानते हैं, या कंसिडर भी हो सकता है। कंसिडर का भी मतलब क्या होता है? मानना। लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा मानते हैं, लोग जो भी, उसके बाद कोई दैट क्लोज जोड़ रखा होगा, आपको बनाना है उसका पैसिव। तो आमतौर पे आपको याद हो, हमने जब शुरू में एक्टिव पैसिव पढ़ने शुरू करे थे तो पीपल को दोबारा लिखते हैं क्या? आमतौर पर इसका प्रयोग दोबारा से नहीं करते। अगर तुम्हें दे रखा हो से या फिर बिलीव और पैसिव बनाना है तो क्या कर दीजिए? इट इज सैड या इट इज बिलीव्ड। ऐसा माना जाता है, नहीं सॉरी, ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है या ऐसा कंसिडर किया जाता है, मतलब माना जाता है। देखो बात आती है कि गुरुजी इजी क्यों चुना? दो कारण है। पहला, इट के बाद हमेशा वर्ब कैसी आती है? बात मैंने बहुत शुरू में आपको बताई कि इट के बाद कभी भी वर्ब की लोड पड़ जाए वो कैसी आनी है? सिंगुलर ही आनी है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा कि गुरुजी वॉज क्यों नहीं किया? अगर सिंगुलर ही आना है तो वॉज क्यों नहीं किया? वॉज का भी कारण है हमारे पास। पीपल से कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। या पीपल बिलीव कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। जब खेल ही प्रेजेंट में है तो जैसे एक्टिव, इसलिए मैंने सिर्फ किसको चुना है? एज को ही चुना है। मान लेते हैं हमने ये पेपर में नहीं पढ़ा था, हम पेपर देने गए, ऐसा कोई वाक्य आ गया, आपको जानकारी नहीं थी, नहीं किया आपने इससे पहले ऐसा कोई वाक्य है, तो यार लॉजिक का तो प्रयोग कर ही सकते हो कि पूरा वाक्य कौन से सेंटेंस कौन से टेंस में छपा पड़ा है? प्रेजेंट में। तो कम से कम यार इस इजेमार का वोजवर तो मत करके आओ। सामान्य तुक्का। पीपल से, पीपल एक वचन होता है कि बहुवचन? बहुवचन। बहुवचन के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। से ही लिखा हुआ है, कोई आगे से के साथ एस और एस नहीं जोड़ा हुआ, न सैड किया हुआ, SAID। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। उत्तर भी कम से कम किस में रखो भाई? जरूरी नहीं आप इसका पूरा रट्टा मार जाओगे। हर प्रकार का बच्चा बैठा है क्लास में, जिसने जब से इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू हुए हैं तब से उसे वाक्य बनाने तो आसान लग रहे हैं इस क्लास में बैठे तो, पर उसे लिखते टाइम भी ये पूरा पूरा भरोसा है कि पेपर में मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हर वाक्य के अंदर कोई ना कोई एक नियम सा
जुड़ रहा है। जैसे वो देयर इज वाले में पहले वो लाइन याद करनी कि देयर इज देयर आर वाले को तो वापस लिखो, उसके बाद आगे टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड नियम तो हो गया ना। लेट से शुरू होने वाले वाक्य में बनाना आसान था, उसने बना तो यहां दिए क्लास में, क्योंकि ऊपर नियम था, नीचे वाक्य बनाना था, बढ़ा दिया उसने। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट बना दिया उसने। क्यों बना दिया? नियम लिखा पड़ा था, मुश्किल नहीं लगा उसे। पर वाक्य खुद की कॉपी में लिखते समय उसे पूरा पूरा उसने अपने आप को एक कमांड दे रखी थी, आदेश दे रखा था। पेपर में अगर ये वाक्य आ गया तो पता कैसे चलेगा? भूल जाएंगे। ऑर्डर वाला था, रिक्वेस्ट वाला था, और वो आपका सजेशन वाला था। एक रिक्वेस्ट वाले पे उसे थोड़ा बहुत भरोसा हुआ है, क्योंकि रिक्वेस्ट वाले में प्लीज या काइंडली छप के आएगा, तो उसे लगेगा कि यार ये शायद मैं सही कर आऊंगा कि रिक्वेस्टेड रीड को दोबारा छापूंगा नहीं, वो सॉरी प्लीज को और काइंडली को, बाकी कार्रवाई शायद सही बैठ जाएगी। इंपेरेटिव में, ऑर्डर वाले वाक्य में और एडवाइस वाले वाक्य में बनाएगा क्या, वो तो दूर की बात है। पहले तो उसे इस बात की चिंता है कि पता कैसे चलेगा कि ऑर्डर है या सलाह दी गई है। पहले दिक्कत तो ये है उसकी। ये पता है उसको डर किस वजह? दो कारण है इसका। पहला कारण तो उसका बिल्कुल लॉजिकल है, जिसमें कभी मैं भी रहा हूं। मैंने भी कभी पहली बार जब ऐसे कहते मुझे हर जगह एक नया नियम आ रहा है, ये तो याद ही नहीं रहेंगे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा ये कारण था कि ऑर्डर वाले में और ये एडवाइस वाले में पता कैसे चलेगा यार? ये एक ही स्कीम है पता चलने की, ट्रांसलेशन। हिंदी अर्थ बनाओगे ना तभी पता चलेगा कि ये ऑर्डर दिया जा रहा है या सलाह दी गई है। कई बार ऐसे भी वाक्य आ जाते हैं कि जिसमें ना तो ऑर्डर समझ में आ रहा है और नहीं सलाह समझ में, तो वहां वो चार जो ऑप्शन छप के आएंगे ना, वो सलाह देंगे कि तुझे क्या मानना है। तरीका तो पता होना चाहिए। अच्छा, तरीका एकदम से याद नहीं होता, ये मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। अभी आप कर रहे हो, आपके ये भी सही हुए हैं, और अब आप ये भी सही कर दोगे। भरोसा ना इस पे रहेगा ना इस पे रहेगा। तो लॉजिकल कारण क्या है? छोटी छोटी टेक्निक उठा लो, हर जगह से एक पर्टिकुलर उसका लूप होल उठा लो। ये कि टू के बाद अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो मुझे क्या करके आ जाना है? टू प्लस बी और वर्ब की। ये एज इट इज तुम्हें याद होगा नहीं, संभावनाएं कम है। जरूरी थोड़ी यार सारे वाक्य तुम सही करके आओगे। लॉजिकल काम तो करके आ सकते होगे, जैसे एक्टिव, यार इधर ही प्रेजेंट है, यार इधर ही प्रेजेंट है, तो कम से कम उत्तर तुक्का भी लगा रहे हो तो कम से कम कौन से वाले पे लगाना? प्रेजेंट वाले पे। कम से कम वोज वर्ग को तो मत मानना। इतना काम भी समझ गए ना, काम बन जाएगा। तो अब ये स्कीम है, अप्लाई करनी है। इसने लिखा हो पीपल से दैट ही इज ए स्पाई। स्पाई का क्या मतलब होता है? जासूस। लोग कहते हैं कि वो एक जासूस है, लोग कहते हैं कि वो एक जासूस है। सेंटेंस बनाना अपना क्या बनेगा? पीपल से का क्या कर दीजिए? इट इज सैड। से दे रखा है तो सैड, बिलीव दे रखा होता तो बिलीव्ड, और कंसिडर दे रखा होता तो कंसिडर। इट इज सैड। दैट को छाप दो एज इट इज, और अगर इधर खुद ही कह रहा है दैट क्लोज को पूरा पूरा वैसा लिख दो। ये लिखा हुआ मैंने दैट क्लोज, तो इट इज सैड दैट ही इज ए स्पाई। इसका एक स्टाइल और भी होता है पढ़ने का, पर मैंने आपको सबसे कॉमन प्रयोग में लाए जाने वाला वाक्य का तरीका बताया है। नोट डाउन कर लीजिए। ऑनलाइन एक साथी ने बनाया भाई, इट इज बिलीव्ड। देखो जैसी वर्ब दे रखी है उसी को फॉलो करिए भाई। सर मैं ऐप से बुक खरीद रहा हूं पर पेमेंट नहीं कट रहा, बताओ सर बुक कैसे खरीदें? पेमेंट है तो सही क्या? पहले तो ये चेक करो। जो पेमेंट है फिर भी अगर पेमेंट उससे कट नहीं हो पा रहा है तो शायद ईश्वर तुम्हें कहीं इशारा तो नहीं कर रहा कि किताब तुम्हारे काम की नहीं है, मत खरीद। ये भी हो सकता है गलत किताब खरीद रहे हो, बार बार तुम्हें इशारे मिल रहे हैं।
कैसे बता सकता हूँ यार मैं कि कैसे बुक खरीदें। मैं खुद ऑनलाइन के लिए जो है वो इतना कंफर्टेबल आदमियों में से नहीं हूँ। चाहे मुझे 1 रुपये चीज़ खरीदनी हो और चाहे लाख की, मैं ऑनलाइन खरीदना प्रेफर नहीं करता। बाकी मैं ये नहीं कहता ऑनलाइन खरीदनी बुरी बात है, भैया बढ़िया सुविधा है, लोग इसका प्रयोग करते भी हैं और टाइम बचता है। वहाँ शॉप तक जाने का जो टाइम लगाते हो आप, या तेल जला के जाते हो वहाँ तक, फायदे हैं। तो भाई मेरे पास नुकसान की भी पूरी बड़ी लंबी लिस्ट है। तो हर चीज़ का फायदा नुकसान दोनों ही है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आदमी जब, ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी मैं ऑनलाइन ऑफलाइन में से खुद प्रेफर करता हूँ तो ऑफलाइन को करता हूँ। और कोई ऑनलाइन खरीद रहा है तो खरीदो, कोई बुरी बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है यार ऑफलाइन जाके आप चाहे 1 रुपये चीज़ खरीद रहे हो, चाहे 100 की, चाहे लाख की, कितने पैसों की खरीद रहे हो, जब दुकानदार आपके सामने खड़ा रहता है और उस दुकानदार के साथ आपका संपर्क होता है। संपर्क का मतलब ये नहीं कि भाईचारा है, कोई पैसे आप दे के आ रहे हो तो एक थोड़ा हौसला रहता है, आई कांटेक्ट होता है, आप चीज को खुद देखते हो, परखते हो कि ये चीज मेरे काम की है भी कि नहीं भी। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि ऑनलाइन इतनी सही स्कीम है नहीं। मैंने एक बार एक ऑनलाइन एक मित्र के कहने पे जबरदस्ती मैंने कहा करते हैं कार्रवाई, साबुन की टिक्कियाँ आ गई उसमें। मैंने कहा बस हो गया, मैंने कहा काम। वो उसने फिर जब अपना इतिहास बताया कि वो क्या कलाकारी करता था ऑनलाइन में, मैंने कहा तू तो पहले ही उसके अंदर ब्लैक लिस्टेड था, तेने तो काम ही गलत किया हुआ है। एक बार एक स्कीम से, अभी भी क्या पता लोग कर रहे होंगे। आदमी मान लो फॉर एग्जांपल किसी ने ईयरफोन मंगवाए, ये बोलते हैं ना हेडफोन ईयर, वो निकाल लिए, कोई दूसरे डाल दिए उसमें, फिर चेंज करवा लिए। मैंने ऐसे ऐसे युवा छात्र नेता देखे हैं जो कोई ड्रेस मंगवा लेते हैं, शादी ब्याह कंप्लीट कर आते हैं उससे अपना, और फिर कहते हैं ड्रेस में डिफेक्ट था, भेजती वो वापस। मैंने कहा यार बढ़िया स्कीम पकड़ रखी है तुमने, कंपनी का मन लॉस हो रहा है। तो यार कंपनी के मालिक भी देखते हैं कि सारे प्रकार के चल रहे हैं प्रोग्राम, तो कभी उनके शिकार फिर मेरे जैसे कोई हो जाते हैं जिन्होंने कभी कुछ खरीदा होता नहीं। वो एक दिन खरीदता है, फिर उसके ऐसे साबुन की कोई टिक्की आ जाती है, तो भरोसा तो उसका पहले ही नहीं था, अब बिल्कुल ही नहीं है। फिर वो ले जाएंगे, 3 दिन बाद रिटर्न होगा, और ये होगा, और पैसे अकाउंट में आएंगे सर, वो आपके उसमें वॉलेट में आएंगे, ये होगा वो। मैं तो छोड़ यार, तो रख, मैं दुकान पे जाके ले आऊंगा देख के तसल्ली से। पर सही है भाई, सर उत्कर्ष ऐप से ही खरीद रहा हूँ। अरे ऑनलाइन कुछ भी खरीदो, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी किताब का तो आपने जब बुक बोला तो मैं तभी समझ गया था कि आप ऑनलाइन उत्कर्ष बुकशाला से ही खरीद रहे होंगे। ऑनलाइन को बुरा नहीं बता रहा, चॉइस बता रहा हूँ, हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। कोई गांव में बैठा है वो नहीं खरीद सकता तो ऑनलाइन ही मंगवाता है। लिख दिया, बना दिया क्या इसका? बनाओ तो अगले का। People believe that Osama bin Laden is still alive. People say that he is a gang leader. ओसामा बिन लादेन कौन है जानते हो? कर दूं? जिंदा है क्या मर गया? इट इज बिलीव्ड दैट, बिलीव दे रखा होता तो बिलीव्ड कर दीजिए, बाकी वाक्य पूरा पूरा वैसा वैसा लिख दीजिए। कौन है जिसने ओसामा बिन लादेन नाम आज ही सुना है? अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ था ना, वो उनके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, वो 2 हवाई जहाज उस बिल्डिंग के अंदर ही पहुंचा दिए थे उन्होंने। 9/11 था क्या वो? 9/11 तो काफी अमेरिका के ऊपर सबसे बड़ा आतंकवादी हमला जो भी हुआ था आज तक की तारीख में, सबसे बड़ा हमला उनके ऊपर वही हुआ है।
हाँ, तो वो उसमें जो है वो मेन जो करता धरता थे यही थे। पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था भाई इसका। पाकिस्तान में तो लास्ट में पाया गया था एबटाबाद नाम के स्थान पे। नहीं, पाकिस्तान का था नहीं है, सऊदी अरब पता नहीं उस किधर इधर का ही था, अरब कंट्री का था कोई, बन गया था आतंकवादी बाद में जाते जाते। लास्ट में इसने शरण जो ले रखी थी वो पाकिस्तान में ले रखी थी, एबटाबाद नाम की जगह है वहां पे। People say that he is a gang leader. It is said that he is a gang leader. इस इट इज टाइम को देख के कुछ याद आ रहा है अगर तुम्हें? टेंस के हिसाब किताब से टेंस की ओर ले चलता हूं तुम्हें। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हो आप? सेकंड फॉर्म। लेकिन जब मैंने वो नियम लिखवाया था तो मैंने आपको ये भी लिखवाया था कि इट इज टाइम, इसके बाद अगर टू दे रखा हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? फर्स्ट फॉर्म। और तब मैंने आपको ये भी बोला था, मैंने कहा एक्टिव पैसिव में भी खेल आएगा इसका। आ गया? देखो, इट इज टाइम टू ओपन द ऑफिस। देखो, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये तो अर्थ कैसा देते हैं? बहुत देर हो गई है, नाराजगी जाहिर करने वाले वाक्य थे। और इट इज टाइम के बाद अगर टू दे रखा हो तो ये दिखाता है वाक्य में आपका डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, यही समय है टू ओपन द ऑफिस, ऑफिस को खोलने का यही समय है। कोई भी काम करने का अगर आप कहते हो यही समय, इट इज टाइम टू वर्क हार्ड, यही समय कठिन परिश्रम करने का। इट इज टाइम टू गो देयर, यही समय वहां जाने का। बात ये पेपर में कैसे पता चलेगा गुरुजी? देख दोस्त, इट इज टाइम के बाद अगर टू नहीं दे रखा है तब तो वर्ब की फॉर्म लगाना सेकंड, और अगर इट इज टाइम के बाद टू दे रखा होगा और पक्का टू दे रखा है तब फिर वर्ब की टू के बाद आमतौर पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म ही आती है। पैसिव बनाना आपने इसका इट इज टाइम वाले मामलों का। देखो तरीका क्या रहेगा। इट इज टाइम, ये तो क्लोज है, इसको तो है वैसा वैसा जाने दो, इसका वोज तो किसी भी हालत में मत कर देना। इट इज टाइम फॉर द ऑफिस, आमतौर पर अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो, पैसिव बनाना है, किसमें बदल जाएगा? टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। समस्या एक ये है यहां पे कि गुरुजी ये क्या मामला है। इस समस्या का सामान्य सा मेरे पास उत्तर ये है कि अगर आपकी रीडिंग ठीक हो तब तो आपके लिए फोर कोई समस्या नहीं है, नहीं तो समस्या ही समस्या है। दो प्रकार के स्टूडेंट रहेंगे, एक वो जो यहाँ पे रीडिंग के सेक्शन के हिसाब से याद करने की कोशिश करेगा, और दूसरा वो जो चाहता है कि हर वाक्य के लिए उसे कोई न कोई नियम दे दिया जाए। हर वाक्य के लिए क्या जोड़ा जाए? नियम। तो चलिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी कॉपी के अंदर यही चेक कर सकते हो। इससे पहले आपने हर लगभग नियम में, आज की तारीख वाले में, आज की तारीख में जो जो आपने नियम पढ़ा है, लगभग ना करते 4 से 5 नियम आए आपके सामने। यहां और एक नियम जोड़ दूं, मान लो उदाहरण के तौर पे ये लिख दूं जबरदस्ती कि इट इज टाइम प्लस 4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस 2 प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आपको लगता है ये नियम आपके हमेशा याद रह सकता है? एक ही नियम होता तो लिख देता मैं। नियम इससे पहले भी 4-5 आ चुके हैं आपके पास, पीपल से बिलीव वाले भी, वो भी नियम ही थे। बात यह है कि अब सर फिर याद कैसे करें? सामान्य मैं बताता हूं आप। फोर का हिंदी अर्थ क्या होता है? के लिए। फोर एक प्रेपोजिशन है जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? के लिए। पेपर में इसके दो ऑप्शन पक्के आएंगे, एक बिना फोर वाला और एक फोर वाला। एक ऐसे आएगा बिना फोर का, इट इज टाइम द ऑफिस टू बी ओपनड। बच्चा सोचेगा कि यार गुरुजी ने बताया कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी और पैसिव बनाना, तो क्या कर देते हैं? टू प्लस बी और वर्ब की। वो देखा ठीक, ये बात तो यार सब सही सही चल रहा है, आप भी सही हो, स्कीम में तो सही जा रहे हो। पर अगर एक ऑप्शन ये दे रखा हो इट इज टाइम प्लस 4, मतलब ये
ये वाला तरीका दे रखा हो, आप हिंदी अर्थ बनाने का प्रयास करिए। यही समय किसके लिए समय है? ऑफिस के लिए। के लिए वाला भाव जो है वो कौन दे रहा है? फॉर। इट इज टाइम फॉर द ऑफिस, यही समय ऑफिस के लिए क्या करे जाने का? टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म खोले जाने का। यहां फॉर आपको याद रखना पड़ेगा भाई, मैंडेटरी है आपके लिए, मतलब जरूरी है, आवश्यक है। अगर एक बिना फॉर का ऑप्शन आता है तो आपका प्रश्न गलत होगा। आपको साथ में क्या जोड़ना है? फॉर अटैच करना है। मैं नियम में आपको बाउंड नहीं करना चाहता जबरदस्ती, नहीं तो मुझे कोई जोर नहीं है कि खाली इतना ही लिखना है मुझे, तो नियम इट इज टाइम प्लस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैं तो लिख दूंगा, पर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं इस नियम से काम चलने वाला है नहीं। थोड़ा सा ट्रांसलेशन पे काम करिए, या फिर इतना याद रख लीजिए कि अगर इट इज टाइम दे रखा हो, उसके बाद टू प्लस वी फर्स्ट दे रखा हो, तो जो भी ऑब्जेक्ट आप चुने उसके साथ क्या जोड़ दीजिए? फॉर। पेपर में ये सलाह तो आपको मैं दिए ही बैठा हूं कि यार टू प्लस वी फर्स्ट दे रखा है और वही वाक्य को बनाने के लिए जिम्मेदार है, तो किसके अंदर चेंज करिए? टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तुम्हारी किस्मत काम करे, तुम्हें फॉर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, तुम्हें नहीं पता था, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। आज हम पढ़ रहे हैं इसलिए कह रहा हूं फोर है, फोर है, फोर है। ये वाक्य पेपर में देख रहे हो सीधा ही, तो कौन सा फोर है कौन सा सिक्स? फिर तो करना ही पड़ेगा सही। तो कम से कम ये स्कीम तो काम आएगी ना कि यार टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कम से कम टिक उस पे तो लगाओ जिसमें क्या दे रखा हो? टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ढंग से अगर तैयारी करके गए हो तो हो सकता है टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का ऑप्शन ये की हो। अगर फोर नहीं है तो चिंता मत कर भाई, नहीं अगले नहीं माना होगा। आपके लिए जरूरी फोर है, मौके पे वर्ब है। किसी भी वाक्य के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? वर्ब है। नहीं है तो नहीं होगा यार, क्या बड़ी बात है। अपने लिए फोर वहां पे चिंता की बात है नहीं कि होगा। अगले जैसे ऑप्शन दिए है उसी में से सबसे बेस्ट ऑप्शन चुना है हमने। तो तुम्हारी चिंता ऑप्शन नहीं है, हमारी चिंता उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन है कि कौन सा सही बैठेगा, और ये साफ शब्दों में लिख कर देता है वो, चाहे फिर वो पेपर इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे आपका जीके वाला मामला हो, साफ शब्दों में लिख के दिया रहता है कि नीचे जो उसने चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे सही, सबसे उपयुक्त जो आपका ऑप्शन होगा उसी पर टिक लगाइए। वाक्य के प्रश्न के हिसाब से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनना चाहता है वो बताओ भाई। कई बार ऐसा होता है ना कि नजदीकी दो उत्तर दिख रहे होते हैं कि यार ये भी ठीक है यार ये भी ठीक है, तो अब इनमें से माने किसको? अब उसने ए और बी बोथ का ऑप्शन दे रखा हो तो एक अलग बात है, पर कई बार जरूरी थोड़ी हर बार ऐसा काम करे ही, किसी एक को चुनना पड़ जाए, तो आप किसको काला गोला किस पे करके आना चाहोगे? जो सबसे ज्यादा आपको सही लग रहा हो कि यार यही सबसे बेहतर है, फिर तो ये हिंट वो आपको हिंदी में अंग्रेजी में हर विषय में देगा। तो फोर की चिंता मत पालो दिमाग में, इतना दिमाग में रखो कि अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी हो तो यार मुझे पहली चिंता कौन सी ध्यान में रखनी है? टू प्लस बी और वर्ब की थर्ड। ये तो ध्यान रखो तुम, क्या पता काम चली जाए इससे ही। क्लियर? और बना लो एक दो से। ये लिख लिया क्या था? कर दो इसको आगे, लिख लीजिए। एक्टिव पैसिव अपने अंतिम चरण में है। इसके बाद ईडियम्स पढ़ लिए अगर अपना। शीट मिल गई आपको? शीट भी नहीं दी क्या मैंने आपको? नहीं शीट, हाँ शीट तो दे रखी है ना यार। किन किन साथियों के पास शीट अवेलेबल है ही नहीं, किन के पास है या नहीं है इस बात की चिंता है कि यार ये पता ही नहीं वो है भी कि नहीं भी। ईडियम्स की शीट अब साथ में लाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना? वजन नहीं है उसमें ज्यादा, साथ रखिएगा है ना। और कल अपने थोड़ी ईडियम्स पे भी चर्चा कर सकते हैं, और एक्टिव पैसिव तो कल कंप्लीट हो जाएंगे, आज तो शायद नहीं हो पाएंगे, जल्दबाजी अपने को करनी है नहीं। और फिर अगला टॉपिक जो अपना नरेशंस, उस पर भी चर्चा करनी है, पर बीच में हो सकता है मैं एक ईडियम का सेक्शन रखूं अपना, ताकि एक्टिव पैसिव तो तुरंत डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और छलांग लगाना कई बार हानिकारक हो जाता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अंदर दिन रात का फर्क है। तो कई बार क्या वो मिक्सअप सा हो जाता है, और पेपर वाला शातिर आदमी होता है भाई,
एक सेंटेंस एक्टिव पैसिव का देगा तो दूसरा तुरंत किसका दे रखता है वो, डायरेक्ट। बोले बेटा आजा, तेरा दिमाग तुरंत उलट घुमा। तो कई बार वहां पे वो कलाकारी करवा देता है तो हम ह्यूमन नेचर, कई बार गलती हो जाती है। तो हम बीच में क्या एक ईडीएम का सेक्शन रखने की कोशिश करेंगे, जिससे एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन हो जाए, बन जाए। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज टाइम टू स्टार्ट रिवीजन। ये तुम बनाओगे भैया खुद, ये तुम्हारा काम होगा। पर पहले मुझे वो बता दो तुम। इट इज टाइम टू स्टार्ट रिवीजन, यही समय है टू स्टार्ट रिवीजन, रिवीजन शुरू करने का। स्ट्रक्चर उसमें कोई सा भी नहीं लगा भाई। फॉर ए खाली प्रेपोजिशन लगाई है, बाकी टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला स्ट्रक्चर लगाया अभी ऑनलाइन जो साथी पूछ रहे हैं। इट इज टाइम टू स्टार्ट रिवीजन। इट इज टाइम, इसके बाद रहे फॉर। आमतौर पर शायद यहां पे एक आर्टिकल जुड़ जाना चाहिए, ये पर्सनली मुझे लगता है द, फॉर द रिवीजन, ठीक है ना। बाकी अभी हम मैंडेटरी रख रहे हैं, क्या पता कल को ना दे तो ना दे भाई, पर मुझे ऐसा लगता है शायद आर्टिकल का प्रयोग करेगा क्योंकि स्पेसिफाइड हो रहा होता है। फॉर द रिवीजन, इसके बाद टू बी स्टार्टेड। द मैं लिख तो रहा हूं, पर क्या पता चार ऑप्शन हो उसमें ना ही हो, कोई बड़ी बात नहीं। फिफ्टी 58 तुम बताओगे मुझे क्या नियम है। आप अपना दिमाग गलत सही से फर्क नहीं पड़ेगा, देखते किस हद तक सही कर जाते हो, ये ज्यादा मायने रखता है। शिवम दोस्त, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव की थ्योरी गड़बड़ कर दी यार। क्या बनाया है? ईमानदारी से बताएंगे, मैं आंसर लिख रहा हूं कि किसका बिल्कुल डिट्टो यही होगा जो मैं लिख रहा हूं। बस इतना ही। द ड्यूटी शुड बी डन। चले एक बार के लिए दा को मैं मान लेता हूं, बाकी होगा तो नहीं, पर दा की गलती को, क्योंकि मैंने खुद ने भी तो करा ऐसा का, दा तक रख सकता हूं। जिन्होंने डिट्टो ये बनाया है बहुत बढ़िया, ऑनलाइन भी एक दो दोस्तों ने बनाया भी बहुत बढ़िया भाई। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे जो शायद कईयों ने करा होगा, वंस ड्यूटी शुड बी डन। ये कौन कौन थे जिन्होंने ये लिखा वंस ड्यूटी शुड बी डन?
चलो छोड़ो इस बात को। बाई वन, ये किस किसने लिखा बाई वन? जो भी बनाया होगा आपने पता नहीं, पर लास्ट में बाई वन जरूर लिखा है। बनाया ही नहीं यार। एक बात बताओ, अच्छा ये मैंने आपको क्यों चांस दिया बनाने का? क्योंकि वन वाला वाक्य हम पहले कर चुके। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस। वन शुड, वो था ना एक, फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट, ऐसा कुछ करके। वन एक्सपेक्ट्स बेटर बिहेवियर फ्रॉम अ कॉलेज स्टूडेंट। वहां पे आपने बाकी वापस से पैसिव बनाते टाइम उस वन को दोबारा लिखा था क्या? चलो फिर दूसरा प्रश्न, वन आप हैं या मैं हूं? हम सब है भाई। ये लिख रहे हैं वन शुड डू वंस ड्यूटी। हर किसी को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। अच्छा, वंस वाला सेंटेंस अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया भी था, मैंने कहा हिज नहीं आएगा, ये ऐसे मैंने लिखवा दिया था। वन शुड ओबे या रेस्पेक्ट, वंस पेरेंट्स था या हिज पेरेंट्स था? मैंने हिज लिख के क्रॉस लगाया, मैंने कहा हिज नहीं आएगा, याद रखना प्रश्न नहीं है। क्यों हिज का प्रयोग हम क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि भाई आपके मेरे अकेले के बारे में थोड़ी बात हो रही है, सबके लिए बात हो रही है। यहां ये कह रहा है वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर किसी को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। ये आपकी बात हो रही है, मेरी बारे में बात हो रही है, सबके बारे में बात हो रही है। अगर आप इस वंस ड्यूटी को इधर ले आए तो यार वंस में तो फिर आप और मैं सारे ही थे, तो वन को दोबारा इधर लाने की लोड ही कहां थी? ड्यूटी को लाओ इधर, सिर्फ ड्यूटी। अच्छा, शुड का काम अगला पहले लिख के दिया हुआ है। मॉडल के बाद इसने वर्ब की कौन सी फॉर्म रखी हुई है? फर्स्ट फॉर्म। मैंने भी रखा शुड प्लस बी और वर्ब की। अब कहानी आती है बाई पे, कि बाई लिख के हम वापस से वन को लिखें कि नहीं लिखें। तो यार वन कौन है, आप या मैं? हम सब। वापस से वन को लिखने की लोड है? पीछे वो वन शुड नोट गिव अनसॉलिसिटेड एडवाइस और वो वाक्य अपने करके आए थे, वहां पे भी तो उस वन को दोबारा हमने वापस से नहीं लिखा था, वही खेल आऊंगा। चलो जिनका गलत था कोई बात नहीं। अब ध्यान रखिए, पेपर में करना क्या है, अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो शुड प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म की, वन वन से मुझे कम फर्क पड़ रहा है, फर्क ज्यादा किससे पड़ रहा है कि तुम शुड के बाद बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तक नहीं पहुंच पाए। ये ज्यादा चिंताजनक बात है। इधर तुमने वंस किया है, नहीं किया, कोई बात नहीं। इधर तुम वापस से वन को लिख रहे हो, नहीं लिख रहे, या वन का 2 3 4 5 कुछ लिख दिया, कोई बात नहीं। तुम क्या नहीं लिख रहे? शुड प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऑनलाइन एक दो साथियों ने नोट और जोड़ा है। क्या जोड़ दिया इसमें, इस पूरे वाक्य में? नोट। यार नोट है कहां इस वाक्य में? जैसा एक्टिव, कईयों ने इसमें है ना ऐसा, शुड नॉट बी डन लिख दिया। नोट है किधर? ड्यूटी नहीं निभानी चाहिए, वो तो कह रहा है ड्यूटी निभानी चाहिए भैया, अपना कर्तव्य है निभाना चाहिए। वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, किसी को भी अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। व्हाट नॉट वेस्ट, क्या नहीं वेस्ट करना चाहिए? वंस को मत बोलो, क्योंकि वंस में तो आप भी और मैं भी हूं, मेरे भी समय के बारे में बात हो रही है, आपके भी। टाइम को इधर ले आते हैं, टाइम शुड नोट, इस बार नोट है भाई, तो टाइम शुड नॉट बी वेस्ट की थर्ड फॉर्म वेस्टेड। वापिस वो 1 2 3 कुछ मत कर देना, ये बन जाएगा। जिनका सही था अच्छी बात है, गलत था दबा दो, जहां थी वहीं की वहीं बात। अब सही कर लो, अब परमानेंट रखो इसे, ठीक है? खाली इतने लिख ले जाओ, कल करेंगे इनके ऊपर चर्चा। सिर्फ इतना नोट डाउन कर लीजिए। आप लिख भी सकते हो, उत्तर बना भी लेना अपनी तरफ से, क्या सही है क्या गलत है, समझना इसको क्या लिखा हुआ है। ये कॉल, गेट, बाई, ब्रिंग, फाइंड, ये तो कोलगेट से याद कर लो। कोलगेट आदमी को क्या करना पड़ता है? खरीदना पड़ता है। खुद के पास नहीं है तो दूसरे से लेना पड़ता है, और जो उसको भी नहीं मिला तो वो क्या करेगा? ढूंढेगा। ऐसे मतलब वर्ब का थोड़ा सा कंसेप्ट है, 4-5 वर्ब है, इनको ध्यान रखिए। फिर अब कोई कहेगा कि इनका क्या बनाए, क्या समझे, सब कुछ लिखा हुआ है। प्रेफर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलता किससे है? 2 प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं ना, एक तो व्हाट और एक हुम। एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट होता है। आमतौर पर जो व्हाट से मिले वो और जो हुम से मिले वो। ये कह रहा है किसको नंबर 1 रखो? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो किससे मिलेगा? वर्ड से। उससे इसका ऑब्जेक्ट मिल गया, पैसिव बना लेना। बाकी पैसिव बनता कैसे वो तुम्हें पता है ही भाई। तो इन 3 वाक्यों को बनाइएगा, ऑनलाइन वाले साथी भी बनाइएगा। बाकी इन पर जो चर्चा परिचर्चा है वो अगली क्लास में इन्हीं वाक्यों को दोबारा कर लेंगे।
ठीक है, ऑनलाइन वाले सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे, इन्हीं तीनों वाक्यों से बातचीत करेंगे भी, ठीक है, बना लेना इनका। ओके।